साफ आसमान में सूरज चमक रहा था। हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन के डोंग सिंह किंगडम में आज का दिन बहुत खास था। ये हेवनली डेमोनिक सेक्ट एम्प्रेस की शादी का दिन था। एक ऐसी औरत जो पावर की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी। सिर्फ डोंग सिंह किंगडम या हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन में ही नहीं, बल्कि पूरे जुनियन कॉन्टिनेंट में उसका दबदबा था। इसलिए आज के दिन सारे बड़े बड़े लोग इस ग्रैंड सेरेमनी को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। जैसे ही शादी शुरू होने वाली थी, गेस्ट एक के बाद एक आने लगे और ग्रैंड वेडिंग हॉल में अपनी सीट्स लेने लगे। उसी वक्त एक बहुत ही नोटेबल फिगर वहां आया, लिंग श्याओ याओ, जो डोंग सिंह किंगडम का थर्ड प्रिंस था। जैसे ही उसे उसकी वीआईपी सीट पर ले जाया गया, आसपास खड़े लोग उसके बारे में फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं पाए। वो लिन श्याओ याओ है, किंगडम का थर्ड प्रिंस। वो कितना टैलेंटेड है। मैंने सुना है कि इतनी कम उम्र में वो पहले से ही अर्थ किंग रेल्म का मास्टर बन चुका है, एक आदमी ने हैरानी से कहा। इस पर उसके पास खड़े दोस्त ने मजाक उड़ाया। एम्प्रेस के कंपैरिजन में जो पहले से ही इमॉर्टल एम्परर रेल्म पर है, वो अभी भी बहुत पीछे है। आपको समझना होगा कि जुनियन कॉन्टिनेंट में 9 कल्टिवेशन रेल्म्स थे। वॉरियर रेल्म, ब्लैक वॉरियर रेल्म, स्पिरिचुअल रेल्म, अर्थ किंग रेल्म, स्काई किंग रेल्म, सेलेस्टियल रेल्म, इमॉर्टल एम्परर रेल्म, डेमीगॉड रेल्म और आखिर में गॉड रेल्म। हेवनली डेमोनिक सेक्ट एम्प्रेस उन कुछ लोगों में से थी जो सबसे टॉप पर थी। वो एक इमॉर्टल एम्परर रेल्म कल्टिवेटर थी जो बस डेमीगॉड रेल्म में कदम रखने ही वाली थी। तो हाँ, वो दोस्त सही कह रहा था। थर्ड प्रिंस भला उससे कैसे कंपेयर कर सकता था। फिर भी वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, लिन श्याओ याओ अभी भी निंग टियान से तो बेहतर ही है। वो लूजर यहाँ 3 साल से काम कर रहा है और अभी भी बस एक 1 स्टार वॉरियर है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि एम्प्रेस, जिनके पास ब्यूटी और पावर दोनों है, उन्होंने उसे अपना हस्बैंड क्यों चुना। उसका दोस्त तुरंत डर गया। उसने जल्दी से उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि हेवनली डेमोनिक सेक्ट के अंदर एम्प्रेस के हस्बैंड की बुराई करना सुसाइड करने जैसा था। जब गेस्ट सेरेमनी शुरू होने का वेट करते हुए बातें कर रहे थे, एम्प्रेस की रेजिडेंस के अंदर दूल्हा गहरी सोच में बैठा था, अपनी हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। ये दूल्हा निंग टियान था, उन अनलकी ट्रांसमाइग्रेटर्स में से एक। वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आया था और कल्टीवेशन के लिए थोड़ा टैलेंट होने के बावजूद वो फंस गया था। उसने हेवनली डेमोनिक सेक्ट ज्वाइन किया था, फिर भी किसी अनजान वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। 3 साल बाद भी वो बस एक 1 स्टार वॉरियर ही था, जो सेक्ट के लिए एक मामूली नौकर से ज्यादा कुछ नहीं था। सीधी बात करें तो वो एक वेस्ट था। फिर भी सारे लॉजिक के खिलाफ ये लूजर आज हेवनली डेमोनिक सेक्ट की एम्प्रेस से शादी करने वाला था। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? जब वो अपने महंगे लाल वेडिंग रोब्स की क्वालिटी और स्टाइल को देख रहा था, उसे एक बात समझ आई। ये शादी शायद उसका टॉप पर पहुंचने का इकलौता टिकट हो सकती है, वरना उस जैसे वेस्ट की किस्मत में इस क्रूअल कल्टीवेशन वर्ल्ड में बलि का बकरा बनने के सिवा कुछ नहीं लिखा था। जैसे ही वो अपने आने वाले ब्रेक थ्रू के बारे में सोच रहा था, उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे पर एक परछाई दिखी। एम्प्रेस, जो इस ग्रैंड रेजिडेंस की मालकिन थी, वो अंदर आने वाली थी। जैसा उसने सोचा था, दरवाजा खुला और अंदर एक बेहद खूबसूरत औरत आई, जिसका फिगर हेवनली था। फिर भी उसकी डिवाइन ब्यूटी भी उसके चेहरे की नाराजगी को छुपा नहीं पाई। जाहिर है एम्प्रेस का मूड अच्छा नहीं था, भले ही आज उसकी खुद की शादी थी। अंदर आते ही उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम जाग गए? अच्छी बात है, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। उसके जवाब का इंतजार बिना किए वो गंभीर और रौबदार आवाज में बोलती रही, मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। ये शादी सिर्फ दिखावे के लिए है। अगर तुमने मेरे बारे में कोई भी गंदे ख्याल लाने की हिम्मत की तो मेरे क्रूअल होने पर मुझे ब्लेम मत करना। ये सुनकर निंग टियान, जो अभी सोच रहा था कि ये उसका बड़ा मौका है, पूरी तरह शॉक हो गया। क्या मजाक है? मैं पहले ही परेशान हूँ और अब मेरी शादी भी झूठ है, उसने सोचा। वो पूरी तरह हार मान चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो इस निराशा को समझ पाता, उसके दिमाग में अचानक एक आवाज गूंजी, कांग्रेचुलेशन होस्ट, शॉकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिस्टम? उसे तुरंत समझ आ गया। सिस्टम? हाँ, मुझे पता होना चाहिए था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ट्रांसमाइग्रेटर के पास गोल्डन फिंगर ना हो और मेरा वाला अभी एक्टिवेट हुआ है। परफेक्ट, इसके साथ मैं आखिरकार अपनी बुरी किस्मत से बच सकता हूँ और अपनी तकदीर बदल सकता हूँ। एक्साइटेड होकर उसने सिस्टम से पूछा कि उसकी एबिलिटीज कैसे यूज करनी है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या वो बस ख्याली पुल ऑफ पका रहा था? वो अपने दिमाग में सिस्टम को बुलाता रहा, लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। इस दौरान एम्प्रेस के नजरिए से हालत बिल्कुल अलग थी। जब वो निंग टियन से बात कर रही थी, उसने अचानक नीचे देखना शुरू कर दिया, उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए। इस बात ने उसे गुस्सा दिला दिया। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। उसका सब्र खत्म हो रहा था। लेकिन निंग टियन, जो सिस्टम की खामोशी से फ्रस्ट्रेटेड था, वो किसी और से डील करने के लिए बहुत चिढ़ चुका था। अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो बिना सोचे चिल्लाया, चुप रहो, मैं बिजी हूँ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, एम्प्रेस शॉक में जम गई। पूरे कॉन्टिनेंट में किसी ने कभी उससे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी, एक बार भी नहीं। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और एक डरावनी पावर के साथ उसके अंदर से एक भारी ऑरा फूटा, जिसने पूरे कमरे को भर दिया। उसकी ताकत ने निंग टियन को तुरंत होश मिला दिया। ओ नो,
मैंने गड़बड़ कर दी। उसे अब एहसास हुआ वो ठंडे पसीने में भीग चुका था। वो सिस्टम पर इतना फोकस कर रहा था कि वो पूरी तरह भूल गया था कि वो कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल औरत के सामने खड़ा है और अगर वो उसे मारना चाहती तो वो उसे एक चींटी की तरह कुचल सकती थी। इससे पहले कि वो कोई बहाना सोच पाता, सिस्टम की आवाज वापस आई। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने अपना पहला शॉक कंप्लीट कर लिया है। आपका रिवॉर्ड है ऑरा सप्रेशन कार्ड, 1 यूज कार्ड ऑरा सप्रेशन। एक्टिवेट होने पर रेंज के अंदर सारे ऑरास 3 घंटे के लिए सील हो जाएंगे। निंग टियन ने राहत की सांस ली। ना सिर्फ सिस्टम ने आखिरकार जवाब दिया था, बल्कि अब उसे समझ आ गया था कि ये काम कैसे करता है। जब भी वो किसी को शॉक करता है, ये उसे रिवॉर्ड देता है। अब जब उसका दिमाग साफ था, उसने अपनी हालत को फिर से समझा। उसके और एम्प्रेस के बीच स्टेटस का गैप बहुत बड़ा था, फिर भी उसने उसके साथ नकली शादी करना चुना था। इसका मतलब उसे उससे कुछ चाहिए था, जिसका मतलब ये भी था कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं मारेगी। ये समझते ही उसे एक मौका दिखा। अपने फायदे को यूज करने की ठान कर वो अचानक आगे भागा और ठीक उसके सामने पहुंच गया। एक नाजुक लेकिन हिम्मत वाले एक्शन के साथ उसने उसकी थोड़ी उठाई, जैसे वो उसे किस करने वाला हो, और दलेर होके बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम्हें मेरे तुमसे इस तरह बात करने पर कोई ऑब्जेक्शन है? दूसरी बार एम्प्रेस शॉक होगी। सिस्टम ने नोटिफाई किया, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने एक ऑर्डिनरी शॉक कंप्लीट कर लिया है। आपका रिवॉर्ड है की ब्लड पिल। ये पिल मेरिडियंस को ठीक करती है और फिजिक को स्ट्रांग बनाती है। ये फिर से काम कर गया। निंग टियन मुस्कुराया। मौके का फायदा उठाते हुए वो बोलता रहा, जब हम हस्बैंड और वाइफ हैं तो क्या हमें वो नहीं करना चाहिए जो कपल्स करते हैं? एम्प्रेस का चेहरा लाल हो गया। शॉक अब गुस्से में बदल रहा था। उसी पल सिस्टम ने एक बार फिर नोटिफाई किया, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने एक इंटरमीडिएट शॉक कंप्लीट किया है। आपकी मेरिडियंस रिपेयर हो गई हैं। आपने गॉड रैंक 10 फोल्ड कल्टीवेशन एबिलिटी जगा ली है। आप अभी हर सेकंड 10 गुना स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपकी मार्शल आर्ट्स की समझ 10 गुना बढ़ गई है। कल्टीवेशन स्किल प्रोग्रेस 10 गुना तेज हो गई है। ये सुनकर निंग टियन को आखिरकार समझ आ गया कि वो पिछले 3 सालों से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा था। उसकी मेरिडियंस ब्लॉक थी, लेकिन अब जब वो रिपेयर हो गई हैं, वो अब कचरा नहीं था। खुशी के मारे वो झूम उठा। हालांकि उस वक्त एम्प्रेस अब अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। क्या तुम मरना चाहती हो? वो गुस्से में चिल्लाई और उसकी तरफ भागी। उसके सीने पर एक स्पिरिचुअल पाम से वार किया। उस धक्के की ताकत ने निंग टियन को कई मीटर दूर फेंक दिया, लेकिन वो अभी रुकने वाली नहीं थी। उसने उसे दबोच लिया और बेड पर दबा दिया, उसे पूरी तरह सप्रेस करते हुए। तुम कैसे मरना चाहती हो? उसने पूछा, और ये साफ था कि उसका इरादा सच में उसे मारने का था। निंग टियन के सीने में दर्द की लहर दौड़ गई। तब उसे एहसास हुआ कि वो हद से आगे निकल गया था। इस बार वो सच में उसे मार डालेगी। डेस्परेट होकर उसने अपने मन में चिल्लाया, सिस्टम एक्टिवेट ऑरा सप्रेशन। सिस्टम के जरिए मिला ऑरा सप्रेशन कार्ड सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। वो 3 घंटे के लिए टारगेट के स्पिरिचुअल ऑरा को पूरी तरह सप्रेस कर देता था। जैसे ही एक्टिवेट हुआ, एम्प्रेस को अचानक अपनी पावर खत्म होती महसूस हुई। उसका स्पिरिचुअल ऑरा गायब हो गया और उसकी ताकत तेजी से कम होने लगी। वो लड़खड़ाई, कंफ्यूज थी, समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ, या उसकी स्पिरिचुअल पावर अब काम क्यों नहीं कर रही। आखिरकार वो पूरी तरह कमजोर होकर उसके ऊपर गिर पड़ी। निंग टियन ने अपने सीने पर उसके सीने का सॉफ्ट प्रेशर महसूस किया और शर्मा गया। इतनी डिवाइन ब्यूटी के इतना करीब होते हुए कोई भी आदमी खुद पर काबू रखने में मुश्किल महसूस करेगा। निंग टियन भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, लेकिन इससे भी जरूरी उसे एक बात समझ आई, अगर सिस्टम ने बीच में दखल ना दिया होता तो वो अब तक मर चुका होता। खतरा अभी टला नहीं था। उसके पास सिर्फ 3 घंटे थे, इससे पहले कि स्किल का असर खत्म हो जाए। अगर वो भागने की कोशिश भी करता तो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। वक्त पूरा होते ही वो उसके पीछे आएगी और वो पक्का उसे मार देगी। उसे कुछ करना था अभी। जिंदा रहने की एक लापरवाह जिद ने उसे जकड़ लिया। उसने एम्प्रेस को अपने नीचे पलट दिया भागने के इरादे से, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर झुका, उसकी हेवनली ब्यूटी, स्टनिंग फेस और अल्योरिंग फिगर ने उसे सम्मोहित कर लिया। उसके इंस्टिंक्ट्स हावी हो गए। अपने दिमाग में उसने एक पागलपन भरा फैसला लिया, मैं वैसे भी मरने वाला हूं, तो क्यों ना जब तक हो सके मजे कर लूं। चलो तुम्हें एक और बड़ा शौक देता हूं। और इसके साथ उसने वो किया जो एक हस्बैंड को अपनी वेडिंग नाइट पर करना चाहिए था। कमजोर और रोकने में असमर्थ एम्प्रेस सिर्फ उसे घूर सकती थी। अपनी मुठ्ठियां कसते हुए और उसका शरीर अनचाहे प्यार को सहते हुए अपने आप रिस्पॉन्ड कर रहा था। सिस्टम नोटिफिकेशंस निंग टियन के दिमाग में गूंजे। आपने हेवनली डेमोनिक सेक्ट की एम्प्रेस को शॉक कर दिया है। आपने हेवनली डेमोनिक सेक्ट के एम्प्रेस को शॉक कर दिया है। लेकिन खुशी कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। मानो वक्त गुजरा ही ना हो, 3 घंटे की लिमिट खत्म हो गई। निंग टियन अब खिड़की के पास खड़ा चाय पी रहा था, जैसे वो घर का असली मालिक हो। वो अच्छी तरह जानता था कि उसने जो किया है उससे उसकी किस्मत पर मुहर लग चुकी है। अगर वो भागा भी तो एम्प्रेस उसे ढूंढने के लिए पूरे सेक्ट को लगा देगी। कोई उसे बचा नहीं सकता, ना भगवान ना ही सिस्टम। वो डेमिगॉड रेन के करीब पहुंचने वाली थी। उनके बीच का फासला जमीन और आसमान जितना बड़ा था। अब वो सिर्फ दुआ कर सकता था कि उसे अभी भी उससे कुछ चाहिए हो, कि वो उसे अभी ना मारे। एक शांत आवाज में उसने उससे कहा, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे मारने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं अभी भी तुम्हारे काम का हूं, है ना?
एम्प्रेस उस विशाल लाल बिस्तर पर चुपचाप लेटी थी। उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था, आंखों में मिले जुले इमोशंस थे। जो अभी हुआ था उससे उसे नफरत थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो उसे मार नहीं सकती, अभी नहीं। उसे हेवनली डेमोनिक मैनुअल चाहिए था और सिर्फ वही उसे हासिल कर सकता था। उसके बिना सेक्ट को उसकी पुरानी शान वापस दिलाने की कोई उम्मीद नहीं थी। अपनी शर्म को निगलते हुए वो बेड से ग्रेसफुली उठी, अपना मैग्निफिसेंट रोब पहना और ठंडी आवाज में कहा, आज शाम महल में आ जाना, शादी की रस्म प्लान के मुताबिक ही होगी। बिना एक और शब्द कहे वो वहां से चली गई। उसकी चाल हमेशा की तरह एलिगेंट थी। उसे जाते हुए देखकर निंगटियान को राहत मिली। तो मेरी अभी भी उसके लिए वैल्यू है, वो बड़बड़ाया, वरना मैं अब तक मर चुका होता। उसकी खूबसूरती को कोसते हुए जिसने उसका दिमाग खराब कर दिया था, अचानक सिस्टम की आवाज ने उसे टोका। होस्ट को शॉक द वर्ल्ड कंप्लीट करने पर बधाई हो। रिवॉर्ड 10 साल की कल्टीवेशन। चौंकते हुए निंगटियान को रिएक्ट करने का वक्त नहीं मिला, इससे पहले कि स्पिरिचुअल एनर्जी की एक विशाल लहर उसके शरीर में भर गई। उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ी और ब्रेक थ्रूज एक के बाद एक तेजी से आए। 1 स्टार ब्लैक वॉरियर रेल्म से वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर सीधे 6 स्टार ब्लैक वॉरियर रेल्म पर पहुंच गया। जब ये खत्म हुआ, निंगटियान सन रहकर खड़ा था। जो ताकत उसने पाई थी उसे पाने में नॉर्मली दशकों लग जाते, और फिर भी वो यहां था, सब सिस्टम की बदौलत। तभी सिस्टम फिर से बोला, एट्रीब्यूट पैनल अनलॉक हो गया है, क्या आप अपने एट्रीब्यूट्स देखना चाहेंगे? क्यूरियस होकर उसने उसे ओपन किया। नाम निंगटियान, स्ट्रेंथ 6 स्टार ब्लैक वॉरियर रेल्म, फिजिक गॉडली फिजिक, स्किल्स नन कल्टीवेशन मेथड 10 फोल्ड कल्टीवेशन, मार्शल आर्ट्स कॉम्प्रिहेंशन 10 फोल्ड और अब्जॉर्प्शन 10 फोल्ड। उसे लिस्ट की गई हर चीज समझ आ गई, क्योंकि वो सिस्टम के रिवॉर्ड्स थे, सिवाय एक चीज के, गॉडली फिजिक। उसने ये पहले नहीं देखा था, ये रिवॉर्ड्स में से नहीं था। उसने सिस्टम से एक्सप्लेनेशन मांगा, लेकिन सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। ये समझते हुए कि सिस्टम जवाब नहीं देने वाला, निंगटियान ने, भाई छोड़ो, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं नहीं पूछूंगा। उसने कमरे के बाहर की दुनिया को देखा। चाहे मैं पहले कितना भी बेकार क्यों ना था, अब मैं वो आदमी नहीं रहा। तो क्या हुआ कि मेरी बीवी एम्प्रेस है? एक दिन मैं उन सबको दिखाऊंगा। मैं निंगटियान दुनिया की चोटी पर खड़ा होऊंगा। नहीं मिली कॉन्फिडेंस के साथ वो कमरे से बाहर निकला। वो अब वो वेस्ट नहीं था जो सब। शाम को हेवनली डेमोनिक पैलेस में शादी की रस्म बस शुरू ही हुई थी। स्पीकर ने दुल्हन के आने का ऐलान किया। हेवनली डेमोनिक सेक्ट की 8वीं पीढ़ी की लीडर एम्प्रेस लुओ वुयिन। जैसे ही वो वेडिंग हॉल में दाखिल हुई, उसकी मेड्स ऑफ ऑनर उसके साथ चल रही थी और पीछे फ्लावर गर्ल्स हवा में लाल पंखुड़ियां फेंक रही थीं। गेस्ट्स उसके हेवनली फिगर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। एक ने एक्सक्लेम किए बिना नहीं रहा, ये एम्प्रेस बनने के लायक है, जिसके पास ब्यूटी और पावर दोनों का वरदान है। सबसे ज्यादा जिनकी कल्टीवेशन लेवल्स कम थी, उन्होंने उसके ऑरा का भारी दबाव महसूस किया। क्या ये मॉर्टल एम्परर एलन वाले किसी इंसान का प्रेशर है? मेरे पैर कांप रहे हैं, किसी ने हाफते हुए कहा। हालांकि ये खुशी का मौका होना चाहिए था। उसके घूंघट के नीचे खुशी का कोई नामो निशान नहीं था। दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक होने के नाते उसने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं चुनी थी, किसी और चीज ने उसे मजबूर किया था। भीड़ में थर्ड प्रिंस ने एम्प्रेस को अपने पास से गुजरते हुए देखा। वो साफ तौर पर नाखुश था। दिल ही दिल में वो उसकी महानता को मानता था, लेकिन उसे कड़वाहट महसूस हो रही थी कि वो किसी ऐसे इंसान से शादी कर रही है जो इसके लायक ही नहीं है। उसने अपनी शराब में आ भरी, वो जलन में जल रहा था। उसके पास बैठा था वाइल्ड बीस्ट, जो क्वांग शू सेक्ट का सेक्ट मास्टर था। प्रिंस की जलन को नोटिस करते हुए वाइल्ड बीस्ट को मुसीबत खड़ी करने का एक मौका दिखा। एक शातिर मुस्कान के साथ वो फुसफुसाया, मैंने सुना है कि प्रिंस लंबे समय से एम्प्रेस को पसंद करते हैं। मेरी हम्बल ओपिनियन में सिर्फ आपके स्टेटस का इंसान, एक डिग्निफाइड थर्ड प्रिंस ही उनके लायक है। एक ठग की तरह स्मग करते हुए उसने जोड़ा, अगर मैं आप होता तो मैं बस यहां बैठकर उसे उस लूजर से शादी करते हुए नहीं देखता। उसके शब्द प्रिंस के दिल पर जख्म पर नमक की तरह लगे। फिर भी प्रिंस ने कड़वाहट से जवाब दिया, मैं उनके मामलों में इतनी आसानी से दखल कैसे दे सकता हूं? अपनी बातों के बावजूद उसने इसे पूरी तरह से जाने नहीं दिया था। वो शिद्दत से देखना चाहता था कि वो किस तरह का आदमी है जिसने एम्प्रेस से शादी करने की हिम्मत की। क्या उसके 3 सिर हैं या क्या? जैसे ही एम्प्रेस ने अपनी सीट ली, स्पीकर ने बोलना जारी रखा, एम्प्रेस पधार चुकी हैं, अब हम दूल्हे का स्वागत करते हैं। निंगटियान, ये रहे वो। ये सुनकर गेस्ट्स आपस में फुसफुसाने लगे। मैंने सुना है कि दूल्हा बस सेक्ट का एक लो लेवल डिसाइपल है, किसी ने फुसफुसाया, और उसकी कल्टीवेशन सिर्फ 1 स्टार वॉरियर रेल्म पर है, दूसरे ने जोड़ा। उसके लुक्स के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो वेट कर रहे थे, हॉल में कोई नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो नहीं आ रहा? किसी ने सोचा। स्पीकर ने फिर पुकारा, इस बार और जोर से, ये रहे वो। फिर भी कोई नहीं दिखा। गेस्ट्स बेचैन हो रहे थे। इस कोई नहीं की हिम्मत कैसे हुई अपनी शादी में देर करने की, वो भी एम्प्रेस के साथ। तभी निंगटियान हॉल में भागते हुए आया, पसीने में भीगा हुआ, हांफते हुए। किसी ने मुझे बताया नहीं कि यह जगह मेरी जगह से हजारों मीटर दूर है। मैं वक्त पर पहुंचने के लिए पागलों की तरह भाग रहा हूं। उसे मन ही मन राहत मिली। अगर उसकी कल्टीवेशन इंप्रूव न हुई होती तो वो एक दिन में भी नहीं पहुंच पाता।
गेस्ट्स के नाराज चेहरे नोटिस करते हुए उसने जल्दी से माफी मांगी। माफ करना, मुझे देर हो गई, ये मेरी पहली शादी है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन उसके शब्द गलत तरीके से लिए गए। कई गेस्ट्स ने गलत समझा, ये सोचते हुए कि उसका मतलब था कि वो कभी दूसरी शादी भी करेगा। ये आदमी कितना रूड है, क्या सेट का हैंडमैन ऐसे बिहेव करता है। उस वक्त थर्ड प्रिंस अब खुद को रोक नहीं पाया। वो खड़ा हुआ और चिल्लाया, कितना लापरवाह हो तुमने एम्प्रेस को इंतजार करवाया और ऐसा बहाना दे रहे हो। निंग टियान ने शांति से जवाब दिया, क्या तुम बीमार हो? तुम हमारी शादी के दौरान क्यों चिल्ला रहे हो? रस्म में देरी मत करो। पूरे हॉल में सांसें थम गई, यहाँ तक कि होली मेडन्स और पावरफुल सेक्ट्स के लॉर्ड्स भी शॉक रह गए। वो थर्ड प्रिंस ऐसे कैसे बात कर सकता है? क्या वो पागल है? जबकि जलन और अविश्वास ने हॉल को भर दिया, निंग टियान अपने दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशंस की मीठी धुन एंजॉय कर रहा था। होस्ट को वहां मौजूद सभी लोगों को शॉक करने पर बधाई हो। आपको अर्थ लेवल मार्शल आर्ट स्किल हेवनली डेमोनिक पाम मिली है। इस स्किल की अंडरस्टैंडिंग 10 गुना बढ़ गई है। अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट, स्किल हासिल हो गई। निंग टियान सन रह गया। ये शादी एक खजाना है, मैं सिर्फ लोगों को शॉक करके रिवॉर्ड्स पा सकता हूँ, यहाँ तक कि हेवनली डेमोनिक पाम जैसी पावरफुल मार्शल आर्ट भी। पक्का इरादा करके उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाने का फैसला किया। इसी बीच थर्ड प्रिंस गुस्से से जल रहा था। ये लूजर मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? मैं थर्ड प्रिंस हूँ। हाँ, ये थोड़ा हैंडसम हो सकता है, लेकिन पावर और टैलेंट में ये मेरे सामने एक चींटी है। गुस्से से पागल होके वो चिल्लाया, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ, एम्प्रेस की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए। क्या तुम्हें मंजूर है? गेस्ट्स में रोमांच पड़ गया। कई लोग निंग टियान को पसंद नहीं करते थे और इसे उससे उसकी औकात दिखाने का एक मौका मानते थे। थर्ड प्रिंस अर्थ किंग रियल्म पर है, निंग टियान सिर्फ एक 1 स्टार वॉरियर है। ये 1 सेकंड से ज्यादा नहीं चलेगा। शायद एम्प्रेस अपने दूल्हे के बारे में दोबारा सोचें। दूसरों ने उम्मीद की, उसकी बेइज्जती होते थे और भीड़ का सपोर्ट महसूस करके थर्ड प्रिंस ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, सिर्फ आधी। अगर तुम मर्द हो तो एक्सेप्ट करो। उनके बीच के बहुत बड़े फर्क को लेकर कॉन्फिडेंट प्रिंस ने प्लान बनाया कि वो एम्प्रेस की नजरों में अच्छा बनते हुए निंग टियान को कुचल देगा। सबकी नजरें निंग टियान पर थीं। सब सोच रहे थे कि वो क्या जवाब देगा। यहाँ तक कि एम्प्रेस भी सोच रही थी कि निंग टियान क्या करने वाला है। उनकी पिछली मुलाकात ने साफ कर दिया था कि वो उसे सच में नहीं जानती, लेकिन सबकी उम्मीदों के खिलाफ निंग टियान ने शांति से चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लापरवाही से अपनी उंगली से कान साफ करते हुए, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। उसके लिए ये थर्ड प्रिंस सिर्फ आसपास के गेस्ट्स को शॉक करने का एक जरिया था। ये सुनकर कि निंग टियान ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, थर्ड प्रिंस बहुत खुश हुआ। वो अपने चेहरे पर आई खुशी को बहुत मुश्किल से छिपा पा रहा था। लगता है तुम जिंदा नहीं रहना चाहते, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। भले मैं अपनी सिर्फ आधी पावर यूज करूं, वो तुम्हें कुचलने के लिए काफी है। चलो देखते हैं कि तुम सच में उनके लायक हो या नहीं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, थर्ड प्रिंस ने अपनी आधी स्पिरिचुअल ऑरा को सील कर दिया और आगे बढ़ा, अपने दुश्मन को एक ही थप्पड़ में कुचलने का पूरा इरादा रखते हुए। निंग टियान भी आगे बढ़ा और अर्थ किंग कल्टीवेटर के सामने खड़ा होकर अपना एक हाथ पीठ के पीछे रख लिया, जैसे कोई बुजुर्ग किसी बच्चे को सजा देने वाला हो। उसने कॉन्फिडेंट होकर कहा, तुम दूर से आए हुए मेहमान हो, पहले तुम हमला करो। थर्ड प्रिंस ने मुंह बनाया। जाहिर है कि सामने वाला उसे नीची नजरों से देख रहा था। अगर मैंने पहले हमला किया तो सब मुझ पर हंसेंगे। बेहतर है तुम एक लूजर पहला वार करो। उसने पलटवार किया। निंग टियान मन ही मन खुश हुआ। वो बिल्कुल यही चाहता था। चूंकि लड़ाई की शुरुआत थर्ड प्रिंस ने की थी, निंग टियान अब बिना किसी ब्लेम के एक्ट कर सकता था। चूंकि उसे सिर्फ एक ही अटैक आता था और उसकी कल्टीवेशन बहुत कम थी, पहला वार करना ही उसका इकलौता एडवांटेज था। उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और एक स्टैंस लिया, स्पिरिचुअल ऑरा इकट्ठा करते हुए। हालांकि थर्ड प्रिंस के लिए उसका स्टैंस हंसी आने लायक, अनाड़ी था, जिसमें शायद ही कोई स्पिरिचुअल एनर्जी थी। सिर्फ थर्ड प्रिंस ही नहीं, बल्कि हेवनली डेमोनिक सेक्ट के एल्डर्स भी उससे देखकर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। ग्रेट एल्डर को इतना गुस्सा आया कि वो खुद को रोक नहीं पाया। कितने अफसोस की बात है, हमारे सेक्ट की शान जो अनगिनत सालों में बनी है, इस कचड़े की वजह से खराब हो रही है। सेकंड एल्डर की भी यही राय थी। ये छोटा हैंडीमैन बहुत जल्दबाज है, वो इतनी आसानी से उकसावे में आ गया। एम्प्रेस बीच में क्यों नहीं आ रही है? मुझे बेचैनी हो रही है। जब एल्डर्स आपस में फुसफुसा रहे थे, निंग टियान तैयार था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने ऐलान किया, मेरी पाल्म टेक्निक शायद सबसे बेस्ट ना हो, लेकिन तुम्हें कुचलने के लिए काफी है। पाल्म को अपनी तरफ आते देख थर्ड प्रिंस ने मजाक उड़ाया, इसे एक दिखावा समझते हुए। टेक्निक के पीछे की कमजोर ऑरा ने उसे जरा भी नहीं डराया, लेकिन जैसे जैसे पाल्म नजदीक आया, उसका साइज तेजी से बढ़ा, एक विशाल अशुभ स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन में बदलते हुए। हेवनली डेमोनिक पाल्म। उसके पीछे की जबरदस्त फोर्स महसूस करके थर्ड प्रिंस घबरा गया। अगर उसने इसे सीधे झेल लिया तो वो सच में कुचला जा सकता है। उसने जल्दी से अपने ऊपर लगाई स्पिरिचुअल सील को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके डर का ठिकाना नहीं रहा। वो ऐसा नहीं कर पाया। ये क्या
हो रहा है? उसने घबराहट को सोचा, मैं अपनी पावर अनसील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तभी वो समझ गया, क्या एम्प्रेस मुझे सप्रेस कर रही है? निराशा ने उसे जकड़ लिया। वो एक मामूली हैंडीमैन के लिए इतना आगे क्यों जाएंगी? इससे पहले कि वो और सोच पाता, वो विशाल पाल्म उससे टकराया। जबरदस्त फोर्स ने उसे जमीन में धंसा दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। नतीजा हद से ज्यादा चौंकाने वाला था। एक पल के लिए पूरा वेडिंग हॉल खामोश हो गया। गेस्ट्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा। उस सो कॉल्ड लूजर निंग टियान ने मशहूर थर्ड प्रिंस को एक ही पाल्म स्ट्राइक से कुचल दिया, और वो भी कोई मामूली टेक्निक नहीं, बल्कि हेवनली डेमोनिक पाल्म। हेवनली डेमोनिक सेक्ट के डिसाइपल्स हक्के बक्के थे। वो टेक्निक सेक्ट के अंदर लेजेंडरी थी, कोई भी उसे कल्टीवेट नहीं कर सकता था। और निंग टियान जैसे हैंडीमैन की तो बात ही छोड़ दें, इससे बढ़कर एक अर्थ लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक को मास्टर करने के लिए उसकी कल्टीवेशन बहुत कम थी, और फिर भी किसी तरह वो उससे कर गया। जितना वो इसके बारे में सोचते, ये यंग मैन उतना ही मिस्टीरियस बनता जा रहा था। यहाँ तक कि सेक्ट के एल्डर्स भी स्टंट थे, सिर्फ उसकी जीत से नहीं, बल्कि इस बात से कि उसने सेक्ट को शर्मिंदा नहीं किया। असल में इसका बिल्कुल विपरीत हुआ था। एम्प्रेस खुद भी उतनी ही शॉक थी। हालांकि उन्होंने थर्ड प्रिंस को छुपकर सप्रेस किया था ताकि वो अपनी आधी पावर अनसील ना कर सके, फिर भी एक ब्लैक वॉरियर रेल्म वाले के लिए अर्थ किंग कल्टीवेटर को हराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हेवनली डेमोनिक पाल्म की मास्टरी भी उम्मीद से ज्यादा रिफाइंड थी। इससे वे सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या निंग टियान सच में हेवनली डेमोनिक मैनुअल की चाबी है। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उसने उस दोपहर उनके साथ क्या किया था। याद आते ही उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो उनके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। उन्होंने सोचा कि पहले उनके स्पिरिचुअल ऑरा के अचानक गायब होने के पीछे उसी का हाथ था, लेकिन उन्होंने जल्द ही इस विचार को खारिज कर दिया। ऐसा करने के लिए उसे गॉड रियल में होना पड़ता, और नोन वर्ल्ड में कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा था। इसी बीच निंग टियान बहुत खुश था। सिस्टम नोटिफिकेशंस उसके दिमाग में गूंजे। आपने एम्प्रेस को शॉक कर दिया है। शॉक्स की सीरीज कंप्लीट हो गई है। आपने हेवनली डेमोनिक सेक्ट एल्डर्स को शॉक कर दिया है। कंसेक्यूटिव शॉक्स कंप्लीट हो गया है। आपने इमॉर्टल लैंड के सुप्रीम गॉड को शॉक कर दिया है। आपने हेवेंस वर्ल्ड के होली सन को शॉक कर दिया है। आपने गॉड्स पैलेस के लॉर्ड को शॉक कर दिया है। आपने पूरी ऑडियंस को शॉक कर दिया है। ग्रुप शॉक अचीवमेंट कंप्लीट हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट को शॉकिंग अचीवमेंट, शॉक द होल ऑडियंस मिला है। रिवॉर्ड, चार्मिंग फिजिक। निंग टियान खुश था। वो शुरू से इसी की उम्मीद कर रहा था, और रिवॉर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। चार्मिंग फिजिक उसे अनंत आकर्षण देता था, जिससे वो बिना कोशिश किए अपने आसपास के लोगों को सम्मोहित कर सकता था। जैसे ही सिस्टम ने उसे नई फिजिक दी, निंग टियान का अपीयरेंस बदल गया। वो तुरंत बेहद अट्रैक्टिव हो गया। चार्मिंग फिजिक एक अनोखा कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके पास इनफिनाइट अपीयरेंस था, जिससे निंग टियान बिना कोशिश किए अपने आसपास के हर किसी को चार्म कर सकता था। जैसे ही सिस्टम ने उसे ये फिजिक दी, उसका अपीयरेंस तुरंत नजदीक खड़े लोगों के लिए सांसें थाम देने वाला हो गया, जवान लड़कियों और औरतों दोनों का दिल चुराते हुए। अचानक वो कितना हैंडसम दिख रहा है, एक लड़की ने एक्सक्लेम किया, जबकि बाकी भी उससे सहमत थीं। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन बदकिस्मती से चार्मिंग फिजिक की महानता यही नहीं रुकी। यहाँ तक कि मेल कल्टीवेटर्स भी उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगे। ये पूछने लगे कि क्या उसे मेल पार्टनर चाहिए। इस बात ने निंग टियान को बहुत नाखुश किया, जिससे आदमियों में जीरो इंटरेस्ट था। इससे भी बुरा, बड़ी उम्र की औरतें और यहाँ तक कि बूढ़ी दादियां भी उसे ललचाई नजरों से देखने लगी। पता चला कि ये फिजिक एक दो धारी तलवार थी, जो दोनों तरफ चार्म करती थी, पूरी तरह बिना किसी रुकावट के। फिर भी निंग टियान की हैरानी के लिए खुद एम्प्रेस पर उसका कोई असर नहीं हुआ, जैसे उन पर उसके नए चार्म का कोई असर ना होता हो। उस वक्त एक कमजोर कांपती हुई आवाज आई, क्यों? ये थर्ड प्रिंस था। सबने क्यों नहीं कहा कि तुम ट्रैश हो? ये सुनकर निंग टियान खुशी से मुस्कुराया। ट्रैश तुम कहते हो? मैं वाकई ही ट्रैश हूँ। उसके शब्दों ने देखने वालों को नाखुश किया। कुछ ने सोचा ये तनाव भरा है, जबकि दूसरे उसके दिमागी हालत पर सवाल उठाने लगे। शायद वो सच में पागल है। लेकिन निंग टियान को परवाह नहीं थी कि वो क्या सोचते हैं। अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर, जैसे कोई एल्डर जूनियर्स को सिखा रहा हो, उसने शांति से अपनी बात जारी रखी। एक कल्टीवेटर के तौर पर तुम्हें इंस्टेंट सक्सेस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो अगर वो ट्रैश नहीं है तो क्या है? अलग अलग सेक्ट्स के होली सन्स को उसकी बातें पसंद नहीं आई। उनमें से एक खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि एक ही स्टेप में टॉप पर पहुंचना कितना मुश्किल है? इतिहास में कितने लोगों ने ऐसा किया है? दूसरे ने कहा, तो तुम्हारे हिसाब से हम होली सन्स और प्रिंसेस ट्रैश हैं? उनके वाजिब एतराजों के जवाब में निंग टियान ने बस इतना कहा, ये दुनिया कितनी बड़ी है और लोग कितने छोटे हैं। वहां बाहर कोई ना कोई जरूर होगा जो आसमान में छलांग लगाने, धरती से बच निकलने, पहाड़ों और समुद्रों को हिलाने और बादल और बारिश को पलटने के काबिल होगा। संक्षेप में, वो कुछ भी कर सकते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी जहां पहचानना पसंद करता हूं। लेकिन तुम लोग अपनी मामूली अचीवमेंट्स के साथ इतने घमंडी हो। मेरी राय में तुम बस खुद को जीनियस मानने वालों का झुंड हो।
उसके शब्द उन पर हथौड़े की तरह लगे। उनमें से कुछ ने तो मौके पर ही खून की उल्टियां कर दी। यहाँ तक कि हेवनली डेमोनिक सेक्ट के एल्डर्स भी देख सकते थे कि निंग तियान अपने शब्दों के साथ कितना बेरहम था। जब तक तुम एक स्टेप में आसमान तक नहीं पहुंच सकते तुम बेकार हो, एक एल्डर बड़बड़ाया अपना सिर हिलाते हुए। सेकंड एल्डर ने आ भरी, होली सन्स और प्रिंसेस को आमतौर पर जीनियस की तरह ट्रीट किया जाता है। इस लड़के की बातें उनका दिल तोड़ देंगी और गुस्सा भड़का देंगी। इस वक्त निंग तियान देखने वालों की नजरों में और भी ज्यादा रहस्यमयी होता जा रहा था। हर कोई जानता था कि वो बस एक मामूली हैंडीमैन है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसमें एक सेंट जैसी ग्रेस कैसे दिख रही थी। बेशक उन्हें ये एहसास नहीं था कि 21st सेंचुरी का आदमी होने के नाते निंग तियांग भैंस और दिखावे में बेजोड़ था, जो कि उसका जन्मजात हुनर था। असल में वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक औरत से भी भैंस जीत सकता था, जो कि एक नामुमकिन कारनामा माना जाता था। ये देखते हुए कि अगर निंग तियांग बोलता रहा तो वहां मौजूद होली सन्स और प्रिंसेस के डाउ हार्ट्स को नुकसान हो सका है, हेवनली डेमोनिक सेक्ट के ग्रेट एल्डर ने दखल दिया। उन्होंने पूछा, तुमने हेवनली डेमोनिक पाम कहां से सीखी? निंग तियांग जानता था कि वो ये नहीं बता सकता कि ये सिस्टम से मिली है। उसका वजूद एक टॉप सीक्रेट रहना चाहिए था, इसलिए उसने झूठ बोला। अब मैंने इसे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर पवेलियन से सीखा, उसने जवाब दिया। एल्डर जानते थे कि पवेलियन में अनगिने टेक्निक्स थी और यहाँ तक कि उन्हें भी हरे के बारे में नहीं पता था, तो ये मुमकिन था कि निंग तियांग को वो वहां मिल गई हो। फिर भी उन्होंने और पूछा, तो मैं उस टेक्निक को मास्टर करने में कितना समय लगा? ये सवाल निंग तियांग के लिए पेचीदा था। टेक्निक एक सिस्टम रिवॉर्ड थी जिसे उसने तुरंत मास्टर कर लिया था। इसमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा था, लेकिन अगर वो ये मान लेता तो शक पैदा होता। इसलिए उसने एक समझदार लगने वाला जवाब बनाया, मुझे 1 दिन लगा, मैंने इसे 1 दिन में मास्टर कर लिया। कमरे में हैरानी भरी सांसें गूंज उठी। कुछ ने तो जोर से चिल्लाया कि ऐसी चीज नामुमकिन है। दूसरी तरफ निंग तियान कंफ्यूज था कि वो इतने हैरान क्यों है। उसने सोचा था कि उसने इसे असलियत से हजारों गुना लंबा बताया है। एल्डर जो उम्मीद कर रहे थे कि वो कम से कम 1 साल कहेगा, हके बके रह गए। निंग तियांग के पास आते हुए उन्होंने हैरानी में आ भरी। ये टेक्निक कल्टीवेट करने में बदनाम हद तक मुश्किल है। आम लोग पूरी जिंदगी में भी कामयाब नहीं हो पाते। यहाँ तक कि बेहद टैलेंटेड एम्प्रेस को भी इसे मास्टर करने में 3 दिन लगे थे। ये एहसास करते हुए कि निंग तियांग ने खुद एम्प्रेस को पीछे छोड़ दिया है, ग्रेट एल्डर अब अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाए। उनके चेहरे से आंसू बहने लगे और उन्होंने निंग तियांग के हाथों को कसकर पकड़ लिया। हमारे सेट को आखिरकार एक ऐसा डिसाइपल मिल गया जो एम्प्रेस को टक्कर दे सकता है। आज जो कुछ भी हुआ था वो अनएक्सपेक्टेड और कंफ्यूजिंग था, लेकिन एक बात दिन की रोशनी की तरह साफ थी, एम्प्रेस का हस्बैंड कोई वेस्ट नहीं था, वो जीनियसेस के बीच एक जीनियस था। हालांकि निंग तियांग ने अभी डिक्लेयर किया था कि कोई एक स्टेप में आसमान तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक दिन में अर्थ लेवल टेक्निक को मास्टर करना असल में वही करना था। उसी पल सिस्टम ने उसे फिर से नोटिफाई किया, आपने डेमोनिक सेक्ट के एल्डर्स को शॉक कर दिया है। रिवॉर्ड 1000 ऑरा कल्टीवेशन। निंग तियांग खुश हुआ जब पावरफुल ऑरा की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। ग्रेट एल्डर अपने खुशी के आंसू पोंछते हुए समझ गए कि ये शादी हेवनली डेमोनिक सेट के लिए एक वरदान थी। शायद एम्प्रेस ने निंग तियांग के छिपे हुए टैलेंट को पहचान लिया था, वरना वो अपनी मर्जी से उससे शादी क्यों करती। इससे भी जरूरी, एक सुपर टैलेंटेड हस्बैंड और वाइफ के सेक को लीड करने से ये बस वक्त की बात थी कि सेक कल्टीवेशन वर्ल्ड के टॉप पर पहुंच जाए। ये शादी अब और डिले नहीं की जा सकती थी। वो तुरंत मेन स्पीकर की तरफ मुड़े जो शादी की रस्में पढ़ रहा था। तुम क्या कर रहे हो? वो गुर्राए। मेन स्पीकर ने जल्दी से इशारा समझा और ऐलान किया, वक्त आ गया है, दूल्हा दुल्हन आसमान और धरती की पूजा करें। शादी जारी रही। म्यूजिशियंस ने बजाना शुरू किया। दूल्हा और दुल्हन शान से एक दूसरे के बगल में चलते हुए ऑल्टर की तरफ पूजा के लिए बढ़े। कपल के गलियारे में शानदार प्रोसेशन को देखते हुए गेस्ट्स ने अपने हिसाब से रिएक्ट किया। ज्यादातर आदमियों ने एम्प्रेस की बेजोड़ खूबसूरती की तारीफ की, जो उनकी लाल वेडिंग ड्रेस में और भी निखर रही थी। वहीं कई होली मेडन्स को अफसोस हो रहा था कि वो निंग तियांग से पहले क्यों नहीं मिली। लेकिन एक बात जिस पर सब सहमत थे वो ये कि वो दोनों एक परफेक्ट मैच थे। सच में रब ने बना दी जोड़ी। कुछ गेस्ट्स ने तो ये बोल भी दिया। निंग तियांग, जो नोटिस कर रहा था कि लोग अपनी राय कितनी जल्दी बदल रहे हैं, मुस्कुराया। चाहे तुम किसी भी दुनिया में हो, ताकत की हमेशा इज्जत की जाती है। एक मोमेंट पहले मैं ट्रैश था, अब हम परफेक्ट मैच है। मेन स्पीकर ने सेरेमनी जारी रखी। पहला, आसमान और धरती को नमन। दूसरा, पूर्वजों को नमन। निंग तियान और एम्प्रेस ने निर्देशों के मुताबिक नमन किया। जब वो पूर्वजों की पूजा कर रहे थे, एम्प्रेस अपने नए पति को चोरी छिपे देखने से खुद को रोक नहीं पाई, चुपचाप ये उम्मीद करते हुए कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा डीमन स्टैचू ने भविष्यवाणी की थी। कुछ महीने पहले वो फॉरबिडन माउंटेन में हेवनली डीमन सेट की पवित्र जमीन पर गई थी, जहां उन्होंने सेट की भयानक मुसीबत समझाई थी। उन्होंने डीमन स्टैचू से पूछा था कि क्या वो सच में उन्हें वादा किया हुआ डीमन मैनुअल देगा, इस शर्त पर कि वो उस सो कॉल्ड लूजर निंग तियान से शादी करे। आधे साल में उन्होंने गंभीरता से कहा, 5 सेलेस्टियल एम्परर्स, राइटियस अलायंस के 3 लॉर्ड्स और 2 इमॉर्टल एम्परर्स हमारे सेट को घेरने आएंगे।
सिर्फ डेमिगॉड रील्म तक पहुंचकर ही मुझ में उनका सामना करने की ताकत आ सकती है, और उसे हासिल करने के लिए मुझे पाथ टू गॉडहुड चाहिए, जो सिर्फ डीमन मैनुअल को कल्टीवेट करने से मिल सकता है। एंशिएंट सेक्ट कानून के मुताबिक सेक्ट लीडर को डीमन मैनुअल हासिल करने के लिए उन्हें किसी ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ती थी जिसके पास गॉडली फिजिक हो। हालांकि उसे पहले आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने निंग टियान से शादी करने का फैसला किया। चाहे दूसरे उसे कितना भी बेकार समझे, वो अपने सेक्ट को बर्बाद नहीं होने देगी। वापस शादी में रस्म अपने आखिरी पड़ाव पर थी। मेन स्पीकर ने ऐलान किया कि दूल्हा और दुल्हन के जाने का वक्त हो गया है। जैसे ही कपल वहां से निकला, ज्यादातर गेस्ट्स उनके लिए खुश थे, जबकि बाकी एम्प्रेस की दूरदर्शिता की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने ऐसे आदमी को चुना। वो जितना निंग टियान को देख रहे थे वो उतना ही खास लग रहा था। कई लोगों को एहसास होने लगा कि वो कितने बेवकूफ थे जो उसे पीस ऑफ ट्रैश समझते थे। एक बात साफ थी, कुछ सालों में हेवनली डीमन सेक्ट शायद एक और पावर हाउस को जन्म देगा जो खुद एम्प्रेस के बराबर होगा। सिर्फ ऐसा टैलेंट रखने वाला इंसान ही सच में उनके लायक हो सकता है। हालांकि गेस्ट्स के बीच सेक्ट लीडर वाइल्ड बीस्ट, जिसने पहले थर्ड प्रिंस को मुसीबत खड़ी करने के लिए उकसाया था, उसका चेहरा गंभीर था। उसने आज जो देखा था वो उसकी उम्मीदों से बहुत परे था, और उसे लगा कि उसे बिना देर किए अलायंस लीडर को रिपोर्ट करनी चाहिए। राइटियस अलायंस में कई डिस्टिंग्विश्ड एल्डर्स एक लंबी टेबल पर बैठे चाय पी रहे थे और इंपॉर्टेंट मैटर्स पर बात कर रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने अपनी चिंता जाहिर की, एल्डर्स, डीमंस आजकल ज्यादा निडर होते जा रहे हैं और उन्हें हेवनली डीमन सेक्ट लीड कर रहा है। ये सुनकर एम्परर जेंशियन, जो एक इमॉर्टल एम्परर, कल्टीवेटर और राइटियस अलायंस का लॉर्ड था, उसने पूछा कि फीमेल डीमन लोयोवीन का सर कलम करने के प्लान की क्या प्रोग्रेस है। एक एल्डर जिसका नाम जियान में था, उसने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, सब कुछ तैयार है माय लॉर्ड। आपके हुक्म पर उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसे किसने मारा। खुश होकर उस बूढ़े आदमी ने उसके हाल ही में लिए गए एक बेकार हैंडमैन से शादी करने के बेवकूफी भरे फैसले का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसने अलायंस लॉर्ड जोंग टियान को वाइल्ड बीस्ट के भेजे हुए मैसेज की याद दिला दी। ये फैसला करते हुए कि अब वक्त है खुद सुनने का कि क्या हुआ, उसने एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट साइकिक जैम एक्टिवेट किया। एक घबराए हुए वाइल्ड बीस्ट का प्रोजेक्शन उनके सामने आया। उसने तुरंत चिल्लाया, लीडर, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। हर कोई बता सकता था कि ये अच्छी खबर नहीं थी, और अलायंस लॉर्ड ने सोचा कि आखिर किस चीज ने वाइल्ड बीस्ट जैसे इज्जतदार इंसान को इतना पैनिक करवा दिया। वाइल्ड बीस्ट ने एक सांस में आगे कहा, डीमन एम्प्रेस ने हम सबको धोखा दिया। जिस आदमी से उसने शादी की है वो ट्रैश नहीं है, वो एक बेमिसाल जीनियस है। इस खुलासे ने एल्डर्स को शॉक कर दिया। एक विरोधी गुट में अचानक एक पियरलेस जीनियस का आना कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी। वो बूढ़ा आदमी जिसे शक था कि शादी वैसी नहीं है जैसी दिख रही है, उसे अब एहसास हुआ कि उसका अंदाजा सही था। लेकिन वाइल्ड बीस्ट अभी रुका नहीं था। उस आदमी का नाम निंग टियान है। वो एक मामूली हैंडमैन होने का दावा करता है, लेकिन मैंने वैसा ही किया जैसा आपने निर्देश दिया था। मैंने थर्ड प्रिंस लिंस चाओ याओ को उसके साथ ड्यूल के लिए उकसाया। किसने सोचा था कि निंग टियान बिल्कुल भी ट्रैश नहीं था। उसने थर्ड प्रिंस को सिर्फ एक पाम स्ट्राइक में हरा दिया, एक ऐसी टेक्निक जो उसने सिर्फ एक दिन में सीखी थी, और सिर्फ एक शब्द से उसने उन सबके डाव हार्ट्स को तोड़ दिया जो खुद को जीनियस समझते थे। ये लेजेंडरी लगने वाले कारनामे सुनकर राइटियस अलायंस के एल्डर्स समझ गए कि ये कोई मामूली बात नहीं है। ये निंग टियान बहुत रहस्यमयी है और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। डीमन एम्प्रेस द्वारा पूरी तरह बेवकूफ बनाए जाने का एहसास करते हुए अलायंस लॉर्ड जोंग टियान को इतना गुस्सा आया कि उसने अनजाने में अपने हाथ में पकड़े हुए साइकिक जैम को कुचल दिया। उसका चेहरा दुश्मनी से भरा हुआ और ठंडा हो गया जब उसने थूका। अनजाने में ही सही, लेकिन उस लड़की ने अपनी चाल चल दी। हमें निंग टियान के बारे में हर एक डिटेल पता होनी चाहिए। हेवनली डीमन सेक्ट को जड़ से उखाड़ना होगा, वरना हम भारी खतरे में पड़ जाएंगे। इसी बीच एम्प्रेस के बेड चेंबर में कपल के मौजूद होने के बावजूद खामोशी छाई थी। एम्प्रेस शांति से आईने के सामने बैठी अपने लंबे बाल बना रही थी, जबकि निंग टियान अजीब तरह से बेड पर बैठा था। समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। उनका रिश्ता नॉर्मल होने से कोसों दूर था, और इससे भी जरूरी, जब उसकी चार्मिंग गॉडली फिजिक ने शादी में सबको दीवाना बना दिया था, एम्प्रेस ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उस पल निंग टियान को एहसास हुआ कि वो अचानक कहीं से उनका पति बन गया है। अगर सिस्टम ने दखल ही ना दिया होता तो वो सोचना भी नहीं चाहता था कि उसके लिए चीजें कितनी बुरी होती। वो शायद इस शादी को एक बोझ मान रही होंगी, और कौन जाने कि वो भविष्य में उससे मिलने की जहमत भी उठाएंगी या नहीं। अगर उसे इस घर में अपनी जगह पक्की करनी है तो उसे इसके लिए मेहनत करनी होगी। अपना इरादा पक्का करते हुए उसने सिस्टम को बुलाया ताकि चार्मिंग फिजिक को एक बार फिर एक्टिवेट कर सके। जैसे ही चार्मिंग फिजिक एक्टिवेट हुआ, निंग टियान खड़ा हुआ और एम्प्रेस की तरफ बढ़ा, ये सोचते हुए कि अब जब कोई और आसपास नहीं है तो उसे उन्हें दोबारा शॉक करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके पीछे पहुंचकर उसने पुकारा, मैक्सिमम चार्म बिखेरने के लिए एक स्टाइलिश पोज मारते हुए, वाइफ, एक वसंत की रात का एक पल हजारों सोने के सिक्कों के बराबर होता है।
क्या हमें वो करना चाहिए जो हमें करना है? उन्होंने एक बार उसकी तरफ देखा, अपना सिर हिलाया और अपने बाल बनाना जारी रखते हुए शांति से जवाब दिया, मुझे तुम्हारी स्पेशल फिजिक के बारे में पता है। तुम शायद इससे छोटी बच्चियों को चार्म कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकते। इसके साथ निंग टियान को एहसास हुआ कि उन्हें चार्म करने की उसकी कोशिश बुरी तरह फेल हो गई, ये कंफर्म करते हुए कि उनका दिल एक इनडिस्ट्रक्टिबल लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन डीमन एम्प्रेस कोई ऐसी नहीं थी जो बिना पलटवार की हमला सहे। उन्होंने एलिगेंटली अपना भारी सफेद रोब हटाया, एक सिडक्टिव लाल नाइट ड्रेस दिखाते हुए जो उनके परफेक्ट कर्वेशियस फिगर से चिपकी हुई थी। खास तौर पर उनके दो विशाल और दिव्य ट्रेजर माउंटेन्स को उभार रही थी। निंग टियान अपने सामने नजारा देखकर तुरंत चार्म हो गया। उनकी खूबसूरती बेमिसाल थी, उसने आज तक जो भी देखा था उससे परे। ग्रेसफुली उसके पास आते हुए उन्होंने अपनी उंगलियां अपने सीने पर फेरी और झुककर उसके कान में प्यार से फुसफुसाई, तुम चाहते हो लेकिन तुम हिम्मत नहीं कर रहे। वो उसके पास से गुजरी और ग्रेसफुली बेड पर बैठ गई। एम्प्रेस का ये चुलबुला रूप निंग टियान के लिए सरप्राइज था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। वो बस इतना ही चिल्ला सका, कौन डरता है? एम्प्रेस शरारत से मुस्कुराई, तुम्हारे सिवा यहाँ और कौन है? उन्हें देखते हुए निंग टियान को मानना पड़ा कि उनके पास वो सब कुछ था जो मॉडर्न फेमिनिस्ट सपने में सोचती हैं लेकिन कभी पा नहीं सकती। वो एक परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 थी। उनका स्टनिंग फिगर, फ्लॉलेस कर्व्स और बेमिसाल खूबसूरती। उनके पास बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस और पावर थी, दुनिया के टॉप 1% एलीट में रैंक करती थी और उनकी दौलत बेशुमार थी। इन सबको मिलाकर वो ब्यूटीज के बीच में भी ब्यूटी थी, अरबों में एक एग्जिस्टेंस। हैरानी की बात यह थी कि वो अपने कोल्ड डीमन एम्प्रेस पर्सोना के उलट प्लेफुल भी हो सकती थी। आखिर में निंग टियान का एम्प्रेस को चार्म करने का प्लान उल्टा पड़ गया और वो खुद चार्म हो गया। उसकी सारी चिंताएं दिमाग से गायब हो गईं। जोश में आकर वो एक जंगली बैल की तरह उनकी तरफ बढ़ा, उनके इटर्नल प्लेजर के उन दो डिवाइन ट्रेजर माउंटेन्स को फतेह करने के इरादे से। तेज सांस लेते हुए उसने ऐलान किया, अपनी इज्जत की खातिर मैं अभी तुम्हें खुद को साबित करूंगा। लेकिन उसी पल उसने पाया कि वो एक और कदम नहीं बढ़ा पा रहा। घबरा के उसने पूछा कि उन्होंने उसके साथ क्या किया है। ये एहसास करते हुए कि उसका शरीर अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, एम्प्रेस आलस से बेड पर लेट गई और जवाब दिया, मैंने कुछ सीरियस नहीं किया, मैंने बस तुम्हें थोड़ी ऑरा से सप्रेस कर दिया है। आज रात तुम खड़े होकर ही सो गए। निंग टियान पत्थर बन गया। वो विरोध में चिल्लाया, उनकी नाइंसाफी की शिकायत करते हुए, जिद करते हुए कि चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। उसके दिमाग में उन्हें उसे बेड पर बराबरी से लड़ने देना चाहिए था, उसकी यूनिक लॉन्ग सोर्ड के साथ जो असली गम जैसी सफेद गोलियां शूट करती है। बेशक एम्प्रेस को उस वक्त उसकी लॉन्ग सोर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने उसकी सारी शिकायतों को इग्नोर कर दिया। जैसे जैसे वक्त बीता, थके हुए निंग टियान ने मान लिया कि उनका उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उनकी बीच ताकत के बहुत बड़े फर्क को समझते हुए उसने कल्टीवेशन शुरू की, इस पक्के इरादे के साथ कि एक दिन वो उन्हें समझा देगा कि दुनिया बड़ी हो सकती है लेकिन उनका हस्बैंड उससे भी बड़ा है। अगली सुबह निंग टियान कमरे से निकला, अपनी वाइफ को बहुत बेरहम होने के लिए कोसते हुए। आखिरकार उन्होंने सच में उसे पूरी रात खड़ा रखा था। हालांकि इसकी बदौलत वो अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रहा। 7 स्टार ब्लैक वॉरियर तक पहुंच गया, 1 स्टार का इंक्रीज। प्रोग्रेस से संतुष्ट होने के बावजूद उसे लगा कि ये अभी भी तेज नहीं है। सिस्टम ने उसे सलाह दी कि वो ऐसी जगह चुनकर अपनी कल्टीवेशन तेज कर सकता है जहां ऑरा भरपूर हो। याद करते हुए कि सेक्ट में ऐसी एक जगह है, निंग टियान ने प्राइमरी कल्टीवेशन ग्राउंड की तरफ जाने का फैसला किया, जहां हेवनली डेमोनिक सेक्ट के अंदर सबसे अमीर ऑरा था। पहुंचने पर वो दूसरे डिसाइपल्स के साथ शामिल हो गया और कल्टीवेट करना शुरू किया। डिसाइपल्स उसे वहां देखकर हैरान थे। आखिरकार वो इस वक्त सेक्ट में सबसे फेमस इंसान था। वो और भी ज्यादा हैरान थे कि वो कितनी तेजी से और एब्जॉर्ब कर रहा था। कई लोग सोच रहे थे कि कौन इतना अंधा रहा होगा जिसने उसे ट्रैश कहा, जब ये इतना साफ था कि वो एक कल्टीवेशन जीनियस है। निंग टियान इस बीच समझ गया कि ये कल्टीवेशन ग्राउंड कितना फायदेमंद है। ऑरा भरपूर और शुद्ध था, सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर भी उसके लिए उसकी स्पीड अभी भी काफी नहीं थी, अभी भी काफी तेज नहीं है। वो बड़बड़ाया। इसने पास के डिसाइपल्स को शॉक कर दिया जो चुपचाप उसकी स्पीड की तारीफ कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि वो उनकी नजरों में पहले ही कितना इनक्रेडिबल लग रहा है। निंग टियान ने अपनी स्पीड को और बढ़ाने के लिए अपनी 10 फोल्ड कल्टीवेशन पावर यूज करने का फैसला किया। जैसे ही उसने इसे एक्टिवेट किया, जितना स्पिरिचुअल ऑरा वो एब्जॉर्ब कर रहा था वो कई गुना बढ़ गया। वो यहाँ तक कि दूसरे डिसाइपल्स के हिस्से का ऑरा भी एब्जॉर्ब करने लगा, प्रैक्टिकली उन्हें उससे लूटे हुए। स्पिरिचुअल एनर्जी ने एक ड्रैगन जैसा आकार ले लिया, जिसे निंग टियान खतरनाक रफ्तार से निगल रहा था। डिसाइपल्स सन्न रह गए क्योंकि वो बादलों को निगलते हुए एक भूखे ड्रैगन जैसा लग रहा था। सिस्टम ने नोटिफाई किया, आपने डिसाइपल्स के एक ग्रुप को शॉक कर दिया है। रिवॉर्ड, ब्लैक रैंक्ड मूवमेंट टेक्निक, वाटर ड्रैगन स्टेप। करंटली कल्टीवेटिंग वाटर ड्रैगन स्टेप एट 10 फोल्ड स्पीड। कल्टीवेशन सक्सेसफुल। निंग टियान बहुत खुश था। ये टेक्निक बहुत बेहतरीन लग रही थी। इसके साथ उसे खतरे से भागने या अचानक एंट्री मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही उसने भारी मात्रा में ऑरा एब्जॉर्ब किया था, वो समझता था कि बिना एक प्रॉपर कल्टीवेशन टेक्निक के उसकी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। नई कल्टीवेशन टेक्निक सीखने का वक्त आ गया है। उसने तुरंत पास खड़ी एक फीमेल डिसाइपल से पूछा, सेक्ट अपनी टेक्निक्स कहाँ रखता है? घबराते हुए और एक्साइटेड होकर कि पॉपुलर पेट्रियार्क उससे बात कर रहे हैं, उसने जल्दी से जवाब दिया, पेट्रियार्क वो स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी में है और आज दरअसल उसका ओपनिंग डे है। स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी,
थी, निंग टियान ने दिलचस्पी के साथ दोहराया। जाने के लिए मुड़ते हुए उसने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये भी पूछा कि वो उसे पेट्रियार्क क्यों बुला रही है। उसके दिमाग में वो बस एक अर्ली 20s का नौजवान था, वो किसी चीज का पेट्रियार्क कैसे हो सकता है। लड़की ने खुशी से समझाया, सेक्ट रूल्स के मुताबिक जो एम्प्रेस से शादी करता है उसे पेट्रियार्क का टाइटल दिया जाता है। अपनी अज्ञानता पर शर्मिंदा होते हुए ये सुनकर वो बेचारी लड़की इतनी ओवरवेल्म्ड हो गई कि उसकी अंडरवेयर में छोटे छोटे क्राइसिस की बाढ़ आ गई। शर्माते हुए वो हकलाई, जी पेट्रियार्क, बिग ब्रदर। उसे और ज्यादा परेशानी ना देते हुए निंग टियान ने जल्दी से खुद को माफ किया। मैं अब तुम्हारी कल्टीवेशन डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पहुंचकर निंग टियान ने डिसाइपल्स की एक लंबी लाइन देखी। लाइन में लगते हुए निंग टियान ने अपने आगे वाले डिसाइपल से पूछा, क्या तुम सब डिपॉजिटरी में जाना चाहते हो? ये लाइन इतनी लंबी है, क्या हमें अंदर जाने में सदियां नहीं लग जाएंगी? डिसाइपल ने बिना पीछे थे जवाब दिया, ये डिपॉजिटरी टेक्निक्स और स्किल्स से भरी है जिन्हें खोजने में लगातार कई लीडर्स ने अपनी जिंदगी बिता दी। जाहिर है यहाँ 3 दिन और रातों तक चलने वाली लाइन होगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया और मुड़ा, उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो पेट्रियार्क से बात कर रहा है, जिसने उसे शॉक कर दिया। उसने तुरंत चिल्लाया, पेट्रियार्क। उसी पल सारे डिसाइपल्स ने निंग टियान की मौजूदगी नोटिस की। फीमेल डिसाइपल्स उसे घेरने के लिए दौड़ी। वो साफ तौर पर चार्म्ड थीं। उनमें से कई चोरी छुपे ये दुआ कर रही थी कि वो उन्हें अपनी कॉन्क्यूबाइंस बना ले, जबकि मेल डिसाइपल्स सिर्फ जेलसी में जल सकते थे, ये विश करते हुए कि काश उनके पास उसके करिश्मा का एक छोटा सा हिस्सा भी होता। निंग टियान सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। न सिर्फ उसने डीमन एम्प्रेस से शादी की थी, बल्कि उसने अनगिनत फीमेल डिसाइपल्स के दिल भी जीत लिए थे। इस शोर शराबे को जल्द ही एक एल्डर ने रोक दिया, जो डिपॉजिटरी से बाहर निकले गुस्से में चिल्लाते हुए, यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम्हें डिपॉजिटरी के सामने शोर मचाने के रूल्स नहीं पता? जब डिसाइपल्स ने एल्डर गुआन को देखा, वो तुरंत खामोशी से इधर उधर हो गए। किसी ने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। एल्डर गुआन अपने स्ट्रिक्ट और ओल्ड फैशन होने के लिए मशहूर थे, जिन्हें एम्प्रेस की बात काटने के बाद डिपॉजिटरी में असाइन किया गया था। हर कोई जानता था कि अगर गुआन ने तुम्हें घूर लिया तो तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सबकी हैरानी के लिए भीड़ में निंग टियान को देखते ही एल्डर गुआन एक रिस्पेक्टफुल झुककर सलाम के साथ उसके पास आए। इसने डिसाइपल्स को हक्का बक्का कर दिया। कई लोग सोच रहे थे कि क्या वो सपना देख रहे हैं, और अपने दोस्तों से उन्हें चिकोटी काटने को कहा ताकि कंफर्म कर सकें कि वो भ्रम नहीं देख रहे। बिना देर किए एल्डर गुआन ने निंग टियान को एक गोल्डन की दी। पेट्रियार्क, ये की स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी के सभी फ्लोर्स का एक्सेस देती है। निंग टियान खुश था। हालांकि एल्डर गुआन स्ट्रिक्ट थे, जाहिर तौर पर वो अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह निभाते थे। की लेते हुए निंग टियान ने पूछा, एक्सेस पाने के लिए क्या मुझे बस इस एंशिएंट की को पकड़कर रखना होगा? एल्डर गुआन ने सिर हिलाया, जी पेट्रियार्क, फ्लोर जितना ऊंचा होगा वहां रखी टेक्निक उतनी ही स्ट्रांग होगी। हालांकि स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस फ्लोर पर जाने का इरादा रखते हैं? इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाते, निंग टियान पहले ही उड़ चुका था। 5th फ्लोर की तरफ एक फ्लेमिंग ड्रैगन की तरह उड़ते हुए इसने सबको शॉक कर दिया। सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर निंग टियान को सिर्फ 3rd फ्लोर का एक्सेस मिलना चाहिए था। यहाँ तक कि सेक्ट के सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स भी मुश्किल से 4th फ्लोर के लिए क्वालिफाई करते थे। 5th फ्लोर सिर्फ एम्प्रेस, ग्रेट एल्डर और सुप्रीम एल्डर्स के लिए रिजर्व था। एल्डर गुआन सन रह गए, लेकिन आखिरकार तारीफ में आह भरी। पेट्रियार्क के लिए नामुमकिन को हासिल करना नॉर्मल है, वो सच में समझ से परे हैं। 5th फ्लोर में एल्डर करते ही निंग टियान ने तुरंत एक पावरफुल टेक्निक ढूंढना शुरू कर दिया। उसके अंदर मौजूद स्पिरिचुअल ऑरा के पहाड़ के साथ उसे उसके लायक कुछ चाहिए था। वहां कई टेक्निक्स थी, ब्लैक रैंक्ड, एलिमेंट्री अर्थ रैंक्ड, और यहाँ तक कि कुछ इंटरमीडिएट अर्थ रैंक टेक्निक्स जैसे हेवनली स्पिरिट टेक्निक और स्टार अब्जॉर्प्शन टेक्निक। लेकिन उनमें से किसी ने उसे सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 स्पिरिचुअल वेन्स खोल सकती थी। जैसे उसने और आगे देखा, एक खास टेक्निक ने उसका ध्यान खींचा। पहली नजर में ये यूनिक लग रही थी। उठाते हुए उसने पाया कि ये एक एडवांस्ड अर्थ रैंक टेक्निक डीमन किंग्स टेक्निक है। खुश होकर उसने तुरंत अपनी 10-fold कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी यूज करके इसे कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। सिस्टम ने जल्दी से उसे नोटिफाई किया, होस्ट डीमन किंग्स टेक्निक को कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, पिनेकल लेवल रीच्ड। होस्ट ने डीमन किंग्स टेक्निक को पूरी तरह कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। जैसे ही उसने कॉम्प्रिहेंड करना खत्म किया, स्पिरिचुअल ऑरा का एक तूफान उसके अंदर से फूटा, जिसने पूरे कमरे को घेर लिया। ऑरा इतना पावरफुल था कि इसने बाहर खड़े कमजोर डिसाइपल्स पर भी असर डाला। घबराकर एल्डर गुआन ने एंशिएंट की के साउंड ट्रांसमिशन के जरिए निंग टियान से कांटेक्ट किया। पेट्रियार्क, क्या सब ठीक है? अचानक कुछ हुआ था। निंग टियान ने लापरवाही से जवाब दिया, वाकई एक समस्या है, मैंने बहुत कम स्पिरिचुअल वेन्स खोली हैं। एल्डर गुआन ने जल्दी से उसे तसल्ली दी, निराश होने की जरूरत नहीं है पेट्रियार्क, 10 से ज्यादा स्पिरिचुअल वेन्स खोलना ही एक्सीलेंट माना जाता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने कितनी खोली? इसके मतलब से पूरी तरह बेखबर निंग टियान ने जवाब दिया, मैंने 100 खोली और मेरे पास अभी भी आधी से ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा बची है। एल्डर गुआन डर गए। वो जानते थे कि डीमन किंग्स टेक्निक की लिमिट 100 स्पिरिचुअल वेन्स थी और सिर्फ हेवेंस चोजन सन्स ही इसे हासिल कर सकते थे। इससे बुरा ये कि निंग टियान ने ये सिर्फ 30 मिनट्स में कर दिया था। उसकी कॉम्प्रिहेंशन डरावनी थी। उसी पल सिस्टम ने नोटिफाई किया, आपने एल्डर गुआन को शॉक कर दिया। रिवॉर्ड, गॉड ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक, गॉड्स रिकॉर्ड। गॉड्स रिकॉर्ड हासिल करने से आप गॉडली फिजिक अनलॉक कर सकते हैं। निंग टियान सन्न रह गया। एक गॉड ग्रेड टेक्निक टेक्निक्स की चोटी पर थी, यहाँ तक कि हेवन ग्रेड टेक्निक से भी ऊपर। लोएस्ट से हाईएस्ट तक 5 कैटेगरीज थी, येलो ग्रेड, ब्लैक ग्रेड, अर्थ ग्रेड, हेवन ग्रेड और गॉड ग्रेड। एक गॉड रैंक टेक्निक मिलना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। बिना हिचकिचाए उसने गॉड्स रिकॉर्ड को
कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी कंफ्यूजन के लिए वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल ऑरा अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि वो और सोच पाता, एक असहनीय दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया, मानो कोई चीज उसके ऑर्गन्स को तोड़ रही हो और उन्हें दोबारा बना रही हो। गॉड ग्रेड टेक्निक की कल्टीवेशन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेरहम थी। पता चला कि गॉड्स रिकॉर्ड उसकी पहले से बनी हुई सारी स्पिरिचुअल वेन्स को पिघला देगा ताकि उन्हें नए सिरे से बना सके। दर्द बर्दाश्त से बाहर था, जैसे उसकी हड्डियां बार बार टूट रही हों और जुड़ रही हों। कुछ देर तक इस तड़प को सहने के बाद सिस्टम ने आखिरकार उसे नोटिफाई किया। गॉड्स रिकॉर्ड की कॉम्प्रिहेंशन 30%, माइनर सक्सेस, गॉडली फिजिक एक्टिवेटेड। जिस पल गॉडली फिजिक जागी, दर्द गायब हो गया। निंग टियान हालांकि अभी भी शॉक में था, गॉड रैंक टेक्निक को देखकर हैरान था। अपनी 10-fold कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के साथ भी वो सिर्फ 30% तक ही पहुंचा था। उसने सोचा कि इस टेक्निक के साथ वो कितनी स्पिरिचुअल वेन्स खोल पाएगा। सिर्फ इस ख्याल ने उसे एक्साइटेड कर दिया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि स्पिरिचुअल ऑरा की एक बहुत बड़ी मात्रा उसके शरीर में उमड़ पड़ी। स्पिरिचुअल ऑरा इतना ज्यादा था कि उसने निंग टियान को सेंटर में रखकर एक बवंडर बना लिया, उसे ऐसे अब्सॉर्ब करते हुए जैसे पानी में स्पंज। बाहर खड़े डिसाइपल्स ने जल्दी ही डिपॉजिटरी पर उतरते हुए स्पिरिचुअल ऑरा की विशाल मात्रा को नोटिस किया, जिसकी वजह से वो एल्डर गुआन से एक्सप्लेनेशन मांगने लगे। उन्होंने शांति से समझाया कि पेट्रियार्क शायद एक स्पिरिचुअल सी बना रहे हैं। जब एक कल्टीवेटर इसे बनाता है तो ऑरा डेंटियन में एक धारा की तरह इकट्ठा होता है और जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा कोई जमा कर सकता है, उसकी कल्टीवेशन की संभावनाएं उतनी बेहतर होती हैं। हालांकि सिर्फ तभी जब ये मात्रा काफी बड़ी हो, ये एक स्पिरिचुअल सीप बना सकती है। डिसाइपल समझ गए, ये महसूस करते हुए कि पेट्रिया के पास कल्टीवेशन टैलेंट का कितना असाधारण लेवल है। जैसे जैसे निंगटियन स्पिरिचुअल ऑरा अब्सॉर्ब करता रहा, मात्रा इतनी बड़ी हो गई कि वो आसमान में उड़ गया, और फिर भी वो रुका नहीं। वो पहले से कहीं ज्यादा लालची लग रहा था, मानो सेक्ट के अंदर मौजूद सारी स्पिरिचुअल ऑरा को अब्सॉर्ब करने का इरादा रखता हो, जिसने वहां मौजूद सभी को डरा दिया। यहां तक कि एल्डर गुआन भी ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सके कि उनके सामने ये नौजवान कितनी स्पिरिचुअल ऑरा होल्ड कर सकता था। उसी पल सुप्रीम एल्डर अपनी मैक्सिमम स्पीड पर उड़ते हुए आए और चिल्लाए, इतनी जुर्रत! मेरे सेक्ट की स्पिरिचुअल ऑरा को हड़पने की हिम्मत कौन कर रहा है? सुप्रीम एल्डर को देखकर डिसाइपल्स उनके अपीयरेंस से सन्न रह गए। ये बात पता थी कि वो इमॉर्टल एम्परर रेल में ब्रेक थ्रू की कोशिश में एकांतवास में थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो पहले ही कामयाब हो गए हों? उन्होंने तुरंत एक साथ झुककर सुप्रीम एल्डर को रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। एल्डर गुआन ने उन्हें उनके तथाकथित ब्रेक थ्रू पर बधाई देने का मौका लिया और कहा कि अब एक और इमॉर्टल एम्परर होने से कोई भी हेवनली डेमोनिक सेक्ट को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगा। बदकिस्मती से सुप्रीम एल्डर ने ब्रेक थ्रू नहीं किया था। जैसे ही वो कामयाबी के करीब थे, सारी स्पिरिचुअल ऑरा अचानक किसी और ने अब्सॉर्ब कर ली, उनकी तरक्की के मौके को काटते हुए। गुस्से में उन्होंने मांग की कि इस गड़बड़ के लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर एल्डर गुआ ने रिपोर्ट किया कि ये एम्प्रेस के पति की वजह से हुआ है। सुप्रीम एल्डर, जो काफी समय से सेक्लूजन में थे, उन्हें पता भी नहीं था कि एम्प्रेस ने शादी कर ली है। शॉक्ड होकर उन्होंने पूछा कि क्या उनका पति डिवाइन पैलेस का एम्परर है या होली मिस्ट लॉर्ड। उनकी हैरानी के लिए जवाब था, दोनों में से कोई नहीं। पता चला कि उनका पति सेक्ट का सिर्फ एक डिसाइपल था। इससे वो बहुत नाखुश हुए। एक मामूली डिसाइपल उनके लायक कैसे हो सकता है? अगर उन्होंने एम्परर रेल्म वाले किसी इंसान से शादी की होती तो इससे सेक्ट के लिए एक पावरफुल अलायंस पक्का हो जाता। उसी पल एक जबरदस्त दबाव उन पर उतरा और सुप्रीम एल्डर को छोड़कर हर कोई श्रद्धा में अपने घुटनों पर गिर गया। एम्प्रेस आ चुकी थी। इससे पहले कि सुप्रीम एल्डर और कुछ बोल पाते, उन्होंने ठंडेपन से उनकी शिकायतों को बीच में ही काट दिया। सुप्रीम एल्डर, कृपया इस एम्प्रेस से बात करते वक्त अपनी जुबान पर लगाम दें। आपको मेरे निजी मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा आदमी सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकल सका। नाराज एम्प्रेस के सामने बहस करना बेकार होता। आसपास के डिसाइपल्स शॉक थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एम्प्रेस सुप्रीम एल्डर को इतनी बुरी तरह डांटेगी, और वो भी पेट्रिया की खातिर। उसी पल अचानक कहीं से हेवनली थंडर फूटा जो हर दिशा से निंग तियान पर गिरने लगा। इसने डिसाइपल्स को फिर से डरा दिया। पेट्रियार्क, जो सिर्फ एक नई टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था, उसका अचानक एक लाइटनिंग ट्रिबुलेशन अट्रैक्ट करना कोई सेंस नहीं बना रहा था। थंडर की डिस्ट्रक्टिव पावर उन्हें निंग तियान की जान के लिए परेशान कर रही थी। सुप्रीम एल्डर, जो तेज दिमाग वाले थे, उन्होंने उन्हें सांस समझाया। ये कोई मामूली ट्रिबुलेशन नहीं है, ये एक थंडर ड्रैगन है जो स्पिरिचुअल सी से गुजरने के लिए बना है। वो लड़का अपनी स्पिरिचुअल वेन्स खोलने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस खुलासे ने उन्हें और भी सन्न कर दिया। यहां तक कि एल्डर गुआन ने भी अविश्वास में एक्सक्लेम किया। उन्होंने कभी ऐसी घटना के बारे में सुना नहीं था। आखिर ये मुमकिन कैसे था? सुप्रीम एल्डर के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस एम्प्रेस से पूछ सकते थे कि उन्होंने ऐसा इंसान कहां से ढूंढा, क्योंकि ये साफ था कि निंग तियान कोई मामूली डिसाइपल नहीं है। सुप्रीम एल्डर को यहां तक शक हुआ कि वो एक दिन गॉड रेल्म तक पहुंच सकता है। एम्प्रेस हालांकि अच्छी तरह जानती थी कि हंगामा क्यों हो रहा है। निंग तियान के पास गॉडली फिजिक थी जो उसे अपनी स्पिरिचुअल वेन्स खोलने के लिए ऐसी आपदाओं को अट्रैक्ट करने की अनुमति देती थी। दूसरों को एक्सप्लेन करने की
कोई जरूरत नहीं थी। इस सब ने उन्हें सिर्फ ये तसल्ली दी कि उन्हें जल्द ही हेवनली डेमोनिक मैनुअल मिल जाएगा और तब वक्त होगा गॉडहुड की ओर अपनी खुद की चढ़ाई शुरू करने का। अचानक कोई चिल्लाया, सब लोग देखो, स्पिरिचुअल सी फीका पड़ रहा है, ये सूख रहा है। ये एक भयानक संकेत था। इसका मतलब था कि निंगटियान के पास कंटिन्यू करने के लिए अब काफी स्पिरिचुअल ऑरा नहीं है। इससे भी बुरा, अगर इस हालत में एक और थंडर ड्रैगन उस पर गिरा तो उसका शरीर बस फट जाएगा। बेशक एम्प्रेस उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देंगी। जबरदस्त रफ्तार के साथ आसमान में छलांग लगाते हुए उन्होंने थंडर ड्रैगन को निंगटियान पर गिरने से रोक दिया। हालांकि उस पल उन्हें एहसास हुआ कि निंगटियान ने जबरदस्ती उनकी स्पिरिचुअल ऑरा को भी अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया है। ये समझते हुए कि थंडर ड्रैगन को स्पिरिचुअल वेन्स में बदलने के लिए बेहिसाब स्पिरिचुअल ऑरा की जरूरत होती है, उन्हें बुरा नहीं लगा। असल में वो ये देखने के लिए क्यूरियस थी कि ये लड़का अपनी कभी ना मिटने वाली भूख के साथ आखिर कितना एब्सॉर्ब कर सकता है। उनके आसपास एक स्पिरिचुअल ककून बनाते हुए उन्होंने धीरे से एक बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज की ताकि वो एब्सॉर्ब कर सके। एम्प्रेस की मदद से निंगटियान आखिरकार थंडर ड्रैगन को काबू करने और सफलतापूर्वक थंडर ट्रिब्युलेशन स्पिरिचुअल वेन्स खोलने में कामयाब रहा। जैसे ही ये वेन्स खुली, निंगटियान के शरीर से स्पिरिचुअल ऑरा की एक मूसलाधार लहर फूटी जो इनक्रेडिबल मोमेंटम के साथ आसपास फैल गई। इसने एम्प्रेस को भी चौंका दिया। उनके कपड़े चिथड़े हो गए। इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करते हुए निंगटियान आगे कूदा, उन्हें अपनी बाहों में पकड़ते हुए और उनका धन्यवाद किया। हालांकि उनके फटे हुए कपड़ों से जरूरत से ज्यादा दिखने की वजह से निंगटियान की नजर वहीं टिक गई। उसके ख्याल खतरनाक होते गए और उसके शरीर का एक खास हिस्सा रिएक्ट किया। जाहिर है कि तेज नजर वाली एम्प्रेस ने नोटिस कर लिया। बिना हिचकिचाहे उन्होंने उसे उसकी फैंटेसी से बाहर खींच लिया, चेतावनी देते हुए, तुम्हारे बहुत ख्याली पुलाव हो गए, मुझे ऐसे देखना बंद करो वरना मैं तुम्हारी जांग पर चुभने वाली उभरी हुई तलवार को तोड़ दूंगी। निंगटियान ने तुरंत खुद को संभाल लिया। वो जानता था कि उनके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि वो ऐसा करेंगी तो वो सच में कर देंगी। फिर भी वो सच में प्रभावित थी कि उन्होंने इस तरह उन्हें प्रोटेक्ट किया। शायद वो नहीं चाहती थी कि वो अभी मरे। जैसे ही ये परीक्षा खत्म हुई, दोनों आसमान में फ्लोट कर रहे थे। नीचे खड़े डिसाइपल्स जलन से भरे हुए थे। ये समझना जायज था। निंगटियान पहला इंसान था जिसे खुद एम्प्रेस से ऐसी पर्सनल असिस्टेंस मिली थी। जोड़े को देखते हुए एल्डर ग्वान क्यूरियस हो गए। उन्होंने जोर से पूछा कि निंगटियान ने कितनी स्पिरिचुअल वेन्स खोली हैं। सुप्रीम एल्डर ने जवाब दिया, मेरे जमाने में मुझे जीनियस माना जाता था और मैंने कुल 80 स्पिरिचुअल वेन्स खोली थी। ये बच्चा भी बेहद टैलेंटेड है, इसे 40 से 50 तो मैनेज करनी चाहिए। लेकिन एल्डर ग्वान अंदाजों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने ऊपर पेट्रिया को बुलाया और सीधे पूछ लिया। इस सवाल ने निंगटियान को खुद को इंस्पेक्ट करने पर मजबूर कर दिया और एक पल बाद उसने लापरवाही से जवाब दिया, मैं सिर्फ 199 स्पिरिचुअल वेन्स खोल पाया हूँ। जवाब सुनकर सब सन्न रह गए, यहाँ तक कि सुप्रीम एल्डर भी। आमतौर पर एक जीनियस 80 से 90 नॉर्मल स्पिरिचुअल वेन्स खोलता है। थंडर ट्रिब्युलेशन स्पिरिचुअल वेन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, लेकिन खोलना मुश्किल है। ज्यादातर लोग 30 से 40 मैनेज करते हैं और वो भी उन्हें 90 नॉर्मल वालों से कहीं ज्यादा पावरफुल बना देता है। ये ख्याल कि कोई 199 थंडर ट्रिब्युलेशन स्पिरिचुअल वेन्स खोल सकता है पूरी तरह समझ से परे था। सुप्रीम एल्डर अब साफ समझ गए कि ये लड़का सेक्ट के लिए एक बेशकीमती खजाना है जो फ्यूचर में एक बेजोड़ हथियार बनने वाला है। ये अब अकल्पनीय नहीं था कि वो एक दिन गॉड रेल्म तक पहुंच सकता है। इसमें कोई शक नहीं था कि उनके सेक्ट में ऐसे इंसान का होना किस्मत की एक अविश्वसनीय बात थी। वहां मौजूद सभी से अनजान अभी हुई थंडर ट्रिब्युलेशन ने पूरे डोमेन में हंगामा मचा दिया था। डोंगसिंग के इंपीरियल कोर्ट में एम्परर लिनबा को हेवनली डेमोनिक सेक्ट के अंदर हेवनली ट्रिब्युलेशन होने के रिपोर्ट्स मिलने के बाद बहुत गुस्सा आया। वो हमेशा उनसे सावधान रहता था, डरते हुए कि जैसे जैसे वो स्ट्रांग होंगे वो एक दिन उसके अपने किंगडम में इंपीरियल फैमिली की सत्ता को हड़प लेंगे। उसका बेटा थर्ड प्रिंस उस सेक्ट से टूटी हुई आत्मा और ना समझी जा सकने वाले डर और बेचैनी के साथ वापस आया था। उसका डाव हार्ट बुरी तरह टूट चुका था। कोई दवा उसे ठीक नहीं कर सकती थी, जिससे वो बेकार हो गया था। इस ट्रेजेडी ने लिनबा की पहले से मौजूद थकान को हेवनली डेमोनिक सेक्ट के प्रति कड़वी नफरत में बदल दिया। अब ये सुनकर कि सेक्ट के किसी इंसान ने थंडर ट्रिब्युलेशन ट्रिगर की है, जो कि इमेंस कल्टीवेशन पावर का एक पक्का सबूत था, वो अब उन्हें हल्के में नहीं ले सका था। अगर उसने अभी एक्ट नहीं किया तो उसे डर था कि शायद उसे कभी मौका न मिले। बिना हिचकिचाए उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को एक शाही फरमान जारी किया, राइटियस अलायंस से तुरंत कॉन्टैक्ट करो, हमें हेवनली डेमोनिक सेक्ट को खत्म करने के मामले पर बात करनी होगी। इसी बीच राइटियस अलायंस के एल्डर्स भी इकट्ठा हो चुके थे, जिन्होंने थंडर ट्रिब्युलेशन की घटना को देखा था। एक एल्डर ने जोर से वंडर किया कि क्या ये डेमोन एम्प्रेस के गॉड रेल्म में ब्रेक थ्रू करने की वजह से हुआ है। दूसरे एल्डर ने उम्मीद की कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर वो सच में कामयाब हो गई तो 6 महीने में डेमोनिक सेक्ट पर प्लान किए गए घेराव में उनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। लॉर्ड ऑफ द राइटियस अलायंस ने उन्हें शांत किया। उस डीमन गर्ल लुआ वियन के पास गॉड बनने का कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम भूल गए कि 200 साल पहले क्या हुआ था? इतने सारे इमॉर्टल एम्परर्स ने गॉड्स थ्रोन के लिए लड़ाई की और सिर्फ फेल हुए और शिकायतों से भरे मर गए। गॉड बनना इतना आसान नहीं है। हालांकि बाकी एल्डर्स ना चाहते हुए भी सहमत थे, फिर भी उन्होंने थंडर ट्रिब्युलेशन की असलियत पर सवाल उठाया, क्योंकि उसकी पावर और स्केल ने पूरे डोमेन को डरा दिया था। लॉर्ड ऑफ द अलायंस ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया। उसकी असलियत चाहे जो हो, वो लुआ विन से रिलेटेड होनी चाहिए। अब जब डीमन एम्प्रेस और भी बड़ा खतरा बन गई है,
हेवनली डिमोनिक सेक्ट को तुरंत निपटना होगा। अपने खिलाफ रची जा रही साजिशों से अनजान निंग तियान और एम्प्रेस डिसाइपल्स की भीड़ के सामने लैंड किया। अगले ही पल एम्प्रेस ने बेरहमी से निंग तियान का नीला रोब फाड़ दिया, उसका वेल बिल्ट मस्कुलर सीना एक्सपोज कर दिया। फिर वो कातिलाना अंदाज में उस पर झुक गई, जिससे वो शर्मा गया। हनी, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? इतने सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स देख रहे हैं, वो शर्माते हुए बड़बड़ाया। आसपास के डिसाइपल्स इतने शर्मिंदा थे कि कुछ ने अपनी आंखें भी ढक लीं, उस बेशरम कपल की पब्लिक डिस्प्ले को देखने में असमर्थ। लेकिन तभी एक झटके में एम्प्रेस ने निंग तियान को एक स्पिरिचुअल पाम मारी, उसके शरीर में स्पिरिचुअल ऑरा की एक लहर भेजते हुए, जिसने थंडर ट्रिब्यूलेशन के बचे कुचे हिस्सों को बाहर निकाल दिया। कंफ्यूज्ड होकर उन्होंने उन्हें घूरा, समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी वाइफ उन पर अचानक हमला क्यों करेंगी। उन्होंने साफ साफ समझाया, थंडर ट्रिब्यूलेशन द्वारा छोड़ा गया एक छिपा हुआ खतरा अभी भी था, मैंने बस उससे निपटने में तुम्हारी मदद की। उनकी चिंता से प्रभावित होकर निंग तियान उन्हें थैंक यू करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो एक शब्द बोल पाता, उन्होंने अचानक उसे हवा में उठाया और दूर फेंक दिया। निंग तियान बस उम्मीद कर सकता था कि वो गिरने से ना मरे। आसपास हर कोई हक्का बक्का था उस स्वीट मोमेंट को एक पल में सैवेज होते देखकर। एल्डर ग्वान ने चिंतित होकर पूछा, क्या पैट्रियार्क ठीक रहेंगे? एम्प्रेस ने ठंडेपन से जवाब दिया, वो मरेगा नहीं, मैंने अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा यूज किया है। फिर उनका टोन बदला, तीखा और कमांडिंग होते हुए। आज की घटनाओं के बारे में कोई बात नहीं करेगा। जो कोई भी अफवाहें फैलाने की हिम्मत करेगा उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा। अपनी धमकी को जोर देने के लिए उन्होंने ऑरा की एक लहर रिलीज की, जिसने ये साफ कर दिया कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो वो उन्हें एक पल में कुचल सकती हैं। डिसाइपल्स ने एक साथ झुककर उनके हुक्म को अपना लिया। इसी बीच निंग तियान एक हॉट स्प्रिंग में क्रैश लैंड हुआ। बदकिस्मती ये थी कि वो वुमेन्स बाथिंग एरिया था। दर्जनों खूबसूरत फीमेल डिसाइपल्स अंदर थीं और उसे देखते ही उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया। एक ने चिढ़ाया तो पैट्रियार्क एक तांग झांक करने वाले निकले। अगर आप देखना चाहते थे तो आप बस पूछ सकते थे, हम खुशी खुशी आपको दिखा देती। कुछ लड़कियां दौड़कर आईं, उसकी पीठ धोने और मसाज देने का ऑफर करते हुए, शर्मिंदा और अपनी इज्जत बचाने के लिए डेस्परेट। निंग तियान कूदकर दूर हुआ, घबराहट में एक्सप्लेन करते हुए, ये एक गलत फहमी है, मेरा यहाँ आने का इरादा नहीं था। जैसे ही वो भागा, निराश लड़कियों ने आह भरी, ये विश करते हुए कि काश वो उनके साथ नहाने के लिए रुक जाता। भागते हुए निंग तियान कड़वाहट से बड़बड़ाया, किंग किंग अभी भी मेरी वाइफ है, वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है? उसकी वजह से मुझे लगभग परवट का ठप्पा लग गया था, लेकिन दिल ही दिल में वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उन सारी सुंदरियों के साथ नहाने का ख्याल एक ललचाने वाला थॉट था। फिर भी एम्प्रेस को चीट करने का मतलब पक्की मौत होती। तभी एम्प्रेस उसके सामने आई, लापरवाही से पूछती हुई, नहाना खत्म हो गया? सरप्राइज्ड होकर निंग तियान सिर्फ सिर हिला सका। उन्होंने आगे कहा, अच्छा है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना चाहती हूँ। हालांकि उसे पक्का नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। निंग तियान ने आज्ञाकारी होकर उन्हें फॉलो किया। आखिरकार वो एक अंधेरी डरावनी जगह पर पहुंचे, जिसने निंग तियान को सिहरन दे दी। क्या हेवनली डेमोनिक सेक्ट के अंदर सच में ऐसी जगह है? उसने हैरानी से सोचा। एम्प्रेस ने समझाया, ये हमारे सेक्ट का फॉरबिडन रीजन है, हेवनली डेमोनिक केव। यहाँ पिछले सभी सेक्ट लीडर्स की स्पिरिचुअल टैबलेट्स रखी जाती हैं। जैसे जैसे वो गुफा में गहराई में गए, एम्प्रेस ने सिर्फ अपने आखिरी मकसद के बारे में सोचा, हेवनली डेमन मैनुअल हासिल करना, ताकि गॉड रेल में ब्रेक थ्रू कर सकें। एक बार वो ऐसा कर लें तो सेक्ट को फिर कभी राइटियस अलायंस से डरने की जरूरत नहीं होगी। एक विशाल डेमोनिक स्टैचू के सामने एम्प्रेस निंग तियान की तरफ मुड़ी। मैं चाहती हूँ कि तुम इस स्टैचू को अपना ब्लड एसेंस ऑफर करो। निंग तियान हिचकिचाया। ब्लड एसेंस एक कल्टिवेटर की सबसे प्योर लाइफ फोर्स होती थी और इसे देना एक गंभीर मामला था, क्योंकि इसका इस्तेमाल उसे कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता था। उसकी हिचकिचाहट को भांपते हुए एम्प्रेस ने उसे तसल्ली दी, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। अगर मेरा इरादा वो होता तो तुम यहाँ तक जिंदा कैसे बचते? वो जानता था कि उनकी बातें सच हैं। वो इतनी पावरफुल थी कि अगर वो सच में उसे मारना चाहती तो उसका सिस्टम भी उसे नहीं बचा सकता था। इससे भी जरूरी, उनका उससे शादी करना शुरू से ही सस्पिशियस था। उन्हें सच में जो भी चाहिए था वो साफ तौर पर इम्पोर्टेंट था, और अगर वो मना भी करते तो ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो उनका विरोध कर सके। खुद को तैयार करते हुए निंग तियान ने ब्लड एसेंस की एक बूंद कंडेंस की और उसे स्टैचू की तरफ भेजा। वो स्टैचू के माथे पर लैंड हुई और तुरंत एब्जॉर्ब हो गई। अगले ही पल स्टैचू से एक बुजुर्ग दिखने वाला आदमी प्रकट हुआ। उसकी आवाज हंसी के साथ गूंज रही थी, मेरा हेवनली डेमोनिक सेक्ट, मैं आखिरकार जाग गया हूँ। हेवनली डेमन ने एक्साइटेडली बोलना जारी रखा। हजारों साल बीत गए और आखिरकार गॉडली फिजिक वाला कोई यहाँ है। एम्प्रेस ने तुरंत सेंस किया कि कुछ बहुत गलत है। ये पूर्वज जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका इंटेंशन अपना वादा पूरा करने के बजाय निंग तियान को निगलने का है। तो उन्होंने उससे सवाल किया, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? और वो हेवनली डेमन मैनुअल कहाँ है जिसका तुमने वादा किया था? इस पर हेवनली डेमन ने चिढ़कर जवाब दिया, छोटी बच्ची, तुम बहुत नादान हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस मैनुअल के साथ कल्टीवेट करके तुम्हें गॉड बनने का रास्ता मिल जाएगा? वो सिर्फ एक अफवाह थी जो मैंने गॉडली फिजिक वाले किसी इंसान को ललचाने के लिए बनाई थी, और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये आखिरकार काम कर गया। तुमने मेरी काफी मेहनत बचा ली। उन्होंने उसे साफ सुना, फिर भी जो हो रहा था उसे स्वीकार करना मुश्किल था। उन्होंने उस मैनुअल को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की थी, ये मानते हुए कि ये उनके सेक्ट को राइटियस अलायंस से बचाने की चाबी है। उन्होंने निंग तियान से शादी
शादी करने के लिए भी हामी भरी थी, जिसे उस वक्त ट्रैश समझा जाता था, और अब ये सब एक स्कैम निकला। इस बदसूरत सच को स्वीकार न करते हुए उन्होंने उससे सवाल करना जारी रखा, अभी भी उम्मीद करते हुए कि वो सिर्फ जूनियर्स को चिढ़ा रहे हैं। हमारे सेक्ट में पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक उपदेश क्या सच में तुमने गढ़े थे? क्या तुम्हारा इकलौता मकसद गॉडली फिजिक पर कब्जा करके जिंदों के बीच वापस आना था? बदकिस्मती से हेवनली डेमन दूसरों को चिढ़ाता नहीं है, वो दूसरों को चीजों पर कब्जा करता है। उसने उनके शक को कंफर्म किया, यहाँ तक कि उनके निष्कर्ष पर तालियां बजाते हुए जैसे उन्हें रिवॉर्ड कर रहा हो। उसने मजाक उड़ाते हुए जोड़ा कि हालांकि वो बेवकूफ थीं, लेकिन फिर भी वो अपने से पहले वालों से ज्यादा काबिल थीं। आखिरकार सिर्फ वही कामयाब हुई थीं, लेकिन वो जितना बोलता उन्हें उतना ज्यादा गुस्सा आता। हालांकि ये नोन था कि हेवनली डेमन कभी एक सुप्रीम एक्सपर्ट था जो इस दुनिया की चोटी पर खड़ा था, वो खुद भी कम नहीं थी। और इस वक्त हेवनली डेमन सिर्फ स्पिरिट फॉर्म में था। अगर लड़ाई छिड़ गई तो वो उसे पूरी यकीन के साथ मिटा सकती थी। उनका गुस्सा चरम पीक पर था। बिना हिचकिचाए उन्होंने उस पर एक विशाल हेवनली डिमोनिक आर्म लॉन्च की। हेवनली डिमोन हक्का बक्का रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो एक स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल एम्परर होंगी। फिर भी वो एक लेजेंड किसी वजह से था। वो तुरंत एक बैंगनी निराकार धुएं में बदल गया और उनके हमले को आसानी से अब्सॉर्ब कर लिया। वो घमंड से हंसा, भले ही तुम इतनी पावरफुल हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकें, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। फिर भी दिल ही दिल में वो सच समझता था। अपनी मौजूदा स्पिरिचुअल स्टेट में उसका सीधे सामना करना पूरी तरह बेवकूफी थी। तो वो तुरंत मुड़ा और इनक्रेडिबल स्पीड के साथ निंगत्यान की तरफ लपका। निंगत्यान पूरे वक्त वहीं था, चुपचाप बातचीत सुन रहा था। अब उसे आखिरकार समझ आया कि एम्प्रेस जैसी पावर और ब्यूटी में बेजोड़ औरत ने उससे शादी क्यों की थी। वो पूरे वक्त दबा हुआ था। उनके स्पिरिचुअल ऑराज के भारी दबाव के नीचे एक मसल भी हिलाने में असमर्थ। उन्हें हेवनली डिमोनिक पाम अनलीश करते देख उसने उस पाम पर सवाल उठाया जो उसने खुद कभी बनाई थी। फर्क एक चींटी और हाथी को कंपेयर करने जैसा था, और अब वो सिर्फ बेबसी से देख सकता था जैसे हेवनली डिमोन उसकी तरफ चार्ज कर रहा था। यह एहसास करते हुए कि वो आने वाले खतरे को रोक नहीं सका, उसने एक पागल हंसी के साथ उसका स्वागत किया। तो तुम मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहते हो? आ जाओ। एम्प्रेस उसे बचाने के लिए निंगत्यान की साइड दौड़ी, लेकिन वो थोड़ी देर कर चुकी थी। हेवनली डिमोन पहले ही निंगत्यान की बॉडी में एंटर कर चुका था। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल ऑरा यूज करके उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अंदर आने के बाद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। निंगत्यान के डांटियान के अंदर हेवनली डिमोन ने जश्न मनाया। उसके लिए गॉडली फिजिक, लेजेंडरी फिजिक्स जैसे एंशिएंट होली फिजिक या हेवनली पैलेस फिजिक से भी सुपीरियर थी। इसके साथ उसे यकीन था कि वो एक बार फिर दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन जो नजारा उसका इंतजार कर रहा था वो उसकी उम्मीद से बहुत दूर था। शांति के बजाय उसका स्वागत विशाल सुनहरी लहरों ने किया जो वायलेंटली टकरा रही थी। वो शांत स्पिरिचुअल ऑरा जिसकी उसने उम्मीद की थी वो कहीं नहीं मिली। उसके बजाय घने सुनहरे स्पिरिचुअल सी में इंटेंस हलचल थी। ऐसे स्पिरिचुअल सी का होना इमेंस टैलेंट का सबूत था, जिसने हेवनली डिमोन को और भी ज्यादा खुश किया। ये निंगत्यान जितना टैलेंटेड है उतना अच्छा है। वैसे भी ये सब जल्द ही मेरा होने वाला है। लेकिन उसकी खुशी कम वक्त की थी। अगले ही पल कहीं से गड़गड़ाती हुई बिजली गूंजी। तब उसने उन्हें देखा। निंगत्यान के डांटियान के अंदर अनगिनत ड्रैगन लाइक थंडर स्पाइक्स। इस नजारे ने उसे डरा दिया। इसने एक ऐसा डर जगाया जो उसने सदियों से महसूस नहीं किया था। उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया। थंडर ड्रैगन वेन्स, स्पिरिचुअल वेन्स जो थंडर बेस्ड एंटिटीज में बदल चुकी थीं। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। और मामले को और खराब बनाने के लिए थंडर और लाइटनिंग हमेशा से ही स्पिरिट्स के नेचुरल एनिमीज रहे हैं। अब स्पिरिचुअल फॉर्म में एक गलत कदम तबाही ला सकता था। उसे भागना था, और वो भी तेज। उसे परवाह नहीं थी कि वो एक इमॉर्टल एम्परर है। थंडर के खिलाफ स्पिरिट्स बेबस थे। जिसे वो कुछ पलों के लिए किस्मत समझ रहा था वो साफ तौर पर एक जाल था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी थंडर ड्रैगन्स के पीछे निंगत्यान का एक बड़ा धुंधला फिगर दिखाई दिया, उसे हिकारत से नीचे देखते हुए। ओल्ड मैन, फिगर ने ठंडेपन से कहा, अब जब तुम अंदर हो बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। हेवनली डिमोन कांप गया। उसे अब एहसास हुआ कि इस बच्चे ने जानबूझकर उसे अंदर आने दिया था। वो जानता था कि उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं किया जा सकता। थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन ने उसे स्पिरिचुअल पोजेशन से इम्यून बना दिया था। हेवनली डिमोन पूरी तरह शॉक था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी कम उम्र के किसी इंसान से मात खा जाएगा। पता चला कि यह बच्चा दूरदर्शिता वाला एक शातिर मॉन्स्टर था। सिस्टम ने नोटिफाई किया, आपने हेवनली डीमन को शॉक कर दिया। रिवॉर्ड द स्पिरिट डिस्ट्रक्शन स्किल कार्ड। स्पिरिट डिस्ट्रक्शन स्किल स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय करती है और उनकी पावर को आपकी अपनी पावर में कन्वर्ट कर देती है। निंगत्यान खुश हुआ। वो कूद कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हेवनली डीमन के सामने कॉन्फिडेंटली खड़ा होकर, वो सारा घमंड कहाँ गया? उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा। हेवनली डीमन दहाड़ा और उस पर 2 विशाल हेवनली डिमोनिक पाम्स लॉन्च की। हालांकि वो थंडर ड्रैगन्स द्वारा जकड़ा हुआ था, उसे अभी भी यकीन था कि ये कमजोर बच्चा उसे रोक नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि उसका हमला निंगत्यान तक पहुंचता, उसे एक थंडर ड्रैगन ने पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। निंगत्यान ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने स्पिरिट डिस्ट्रक्शन स्किल कार्ड एक्टिवेट किया और दर्जनों थंडर ड्रैगन्स तुरंत मटीरियलाइज्ड
हो गए, हेवनली डीमन को हर दिशा से घेरते हुए हमला करते हुए। निराशा में हेवनली डीमन ने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक हेवनली डेमोनिक 13 फॉर्म्स अनलीश की ताकि अपने आसपास एक स्पिरिचुअल स्फीयर जैसा बैरियर बना सके। लेकिन अपनी मौजूदा हालत में थंडर से जकड़ा होने की वजह से वो अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ बेबसी से देख सकता था जैसे थंडर ड्रैगन्स उसके बैरियर को कागज की तरह फाड़ रहे थे। वो दर्द में चीखा जैसे ही स्पिरिचुअल स्फीयर ढह गया और थंडर ड्रैगन्स उसे पूरा निगल गए। एम्प्रेस दूसरी तरफ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। वो मानती थी कि हेवनली डीमन मैनुअल हासिल करना ही उनके सेक्ट को बचाने का इकलौता रास्ता है, लेकिन वो एक धोखा निकला। अब उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या करना है। अपने पास सोए हुए निंग टियान को देखते हुए वो उलझन में थी कि उसके साथ क्या करें। उसने उन पर खुद को थोपा था तो लॉजिकली उन्हें उसे तुरंत मार देना चाहिए क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं था। लेकिन सोचने पर उन्हें एहसास हुआ कि असल में धोखा तो उनके साथ हुआ था। अपना गुस्सा उस पर ना निकालने का फैसला करते हुए उन्होंने उसे माफ करने और बचाने का डिसाइड किया। आखिरकार एक स्कैमर हेवनली डीमन जिसने उन्हें धोखा दिया था उसे जिंदा छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं था। इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले पाती, हेवनली डीमन ने जो बैरियर निंग टियान के आसपास बनाया था वो ढह गया और निंग टियान ने अपनी आंखें खोली उन्हें हनी बुलाते हुए, जैसा वो आमतौर पर करता था। इसने उन्हें बहुत सरप्राइज किया। सारे लॉजिक के हिसाब से अब तक उस पर किसी और का कब्जा हो जाना चाहिए था। उन्होंने जल्दी से उसकी कंडीशन चेक की और वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने हेवनली डीमन की स्पिरिट पावर अब्सॉर्ब कर ली है, जो कि नामुमकिन होना चाहिए था। निंग टियान अभी भी ब्लैक वॉरियर रेल्म में था, जबकि हेवनली डीमन इमॉर्टल एम्पायर रेल्म में। चाहे कुछ भी हो, आप एक कुएं में समंदर नहीं डाल सकते। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन बजी। होस्ट ने एक इमॉर्टल एम्पायर लेवल कल्टिवेटर की स्पिरिट पावर को जबरदस्ती अब्सॉर्ब करके रेल्म बाउंड्री पार कर ली है। अब्सॉर्प्शन की मुश्किल की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन नजदीक है। निंग टियान के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसे लगा जैसे उसका शरीर अंदर से बाहर की तरफ जल रहा है। स्पिरिचुअल ऑरा की एक हिंसक धारा बाहर फूटी और वो निराशा में चिल्लाया, बहुत गर्मी है, मैं फटने वाला हूँ। ये देखकर एम्प्रेस ने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे स्वीटली किस किया, जो शायद एक विदाई किस थी। एक बाहरी इंसान को ऐसा लगता जैसे वो सिर्फ उसे किस कर रही हैं। असलियत में वो उसके शरीर से एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल ऑरा को अब्सॉर्ब कर रही थी। फिर भी निंग टियान खुद को इस इंटेंस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए पाया। उसने अपना खुरदरा हाथ उनकी पतली कलाई पर रखा, उन्हें अपने मस्कुलर सीने के और करीब खींचते हुए। 1 घंटे बाद वो खत्म कर चुकी थी और उन्होंने उसे दूर धक्का दिया। फिर उन्होंने उसे एक छोटा स्पिरिट पर्ल दिया। उसके कंफ्यूज एक्सप्रेशन को देखते हुए उन्होंने समझाया, ये स्पिरिट पर्ल हेवनली डीमन की स्पिरिट ऑरा से बना है। तुम इसे रोजाना कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना कल्टीवेशन धीरे धीरे और लगातार होनी चाहिए। एक साथ बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब मत करना। मैं तुम्हें बचाने के लिए हमेशा यहाँ नहीं रहूंगी। निंग टियान ने पर्ल लिया और सिंसियरली उनका थैंक यू किया, इस बार दिल की गहराइयों से। पास्ट में उसने सोचा होता कि उन्होंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि उन्हें अभी भी उससे कुछ चाहिए था, लेकिन अब वो जानता था कि उन्होंने उसे तब भी बचाया जब उसके पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं था। न सिर्फ उन्होंने उसके किए के बावजूद उसकी जान बख्शी, बल्कि उसे प्रोटेक्ट भी किया, जिसका मतलब था कि वो सच में उसकी केयर करती थी, बिना किसी छुपे हुए इरादों के। निंग टियान ने उनसे पूछा कि अब वो क्या करेंगे जब उन्होंने अपने पूर्वज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्या ये वर्जित माना जाता? लेकिन उन्हें सिंपली परवाह नहीं थी। असल में उन्होंने एक और बार किया, बचे हुए एंसेस्टर की स्टैचू को डिस्ट्रॉय करते हुए ये कहते हुए कि एक आदमी जिसने अपने स्वार्थी मकसदों के लिए हेवनली डीमन सेट की पीढ़ियों को धोखा दिया है, वो डेमोनिक पाथ का मेंबर होने के भी लायक नहीं है, उसके एंसेस्टर होने की तो बात ही छोड़ो। फिर बिना हिचकिचाहट के वो मुड़ी और गुफा से चली गई। हालांकि वो बाहर से शांत थी, वो जानती थी कि बिना हेवनली डीमन मैनुअल के उनके पास राइटियस अलायंस को रोकने का कोई जरिया नहीं था। चीजें मुश्किल होने वाली थी, लेकिन वो कड़वे अंत तक लड़ने के लिए तैयार थी। भले ही सेक्ट तबाह हो जाए, उन्होंने राइटियस अलायंस को भी अपने साथ ले जाने की कसम खाई। जैसे ही वो गईं, निंग टियान अचानक हैरानी में चिल्लाया। वो ब्रेक थ्रू करने वाला था। बिना पीछे मुड़े उन्होंने उसे वहीं रुकने और शांति से कल्टीवेट करने को कहा। बस ऐसे ही वो चली गई। निंग टियान तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपनी कल्टीवेशन शुरू कर दी। ब्रेक थ्रूज की सिस्टम नोटिफिकेशंस ने उसके दिमाग को भर दिया। इस बार वो 3 स्टेजेस आगे बढ़ा, 7 स्टार ब्लैक वॉरियर से 1 स्टार स्पिरिचुअल रेल्म तक। हालांकि स्पिरिचुअल रेल्म में एंटर करते ही उसने डिस्कवर किया कि कल्टीवेशन अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी। जरूरी स्पिरिचुअल ऑरा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उसने आगे बढ़ने से पहले अपने करंट लेवल को स्टेबलाइज करने का फैसला किया। उसी रात यन सांची, जो शैडो डेमोनिक सेट का सबसे टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग डिसाइपल था, सिक्लूजन से बाहर आया। उसने एक बार फिर ब्रेक थ्रू किया था, स्पिरिचुअल रेल्म के पीक तक पहुंचते हुए। इसने सेक्ट लीडर को बहुत खुश किया। डिसाइपल, तुम सिर्फ 20 साल के हो, फिर भी तुम्हारी कल्टीवेशन अर्थ किंग रेल्म तक पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर है। तुम पहले ही उन एल्डर्स को टक्कर दे रहे हो जो 50 के आसपास हैं। तुम्हारे पोटेंशियल के साथ हमारे सेक्ट को अपना अगला उत्तराधिकारी मिल गया है। लेकिन जैसे ही वो अपने डिसाइपल की तारीफ कर रहा था, एक याद ताज़ा हुई और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा खट्टा हो गया। बस अफसोस की बात है कि हमारा सेक्ट हेवनली डेमोनिक सेक्ट की छाया में है। डेमोनिक पाथ में ताकत इज्जत मांगती है और अभी सबसे स्ट्रांग वो एम्प्रेस है। उसने सैकड़ों सालों तक हेवनली डेमोनिक सेक्ट को लीड किया है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुलायम दयालु हाथों वाली औरत को उन्हें लीड करना चाहिए जो डेमोनिक पाथ पे चलते हैं। वो जितना इसके बारे में सोचता उसे उतना ही गुस्सा आता। वो सच में मानता था कि डेमोनिक पाथ की लीडरशिप शैडो डेमोनिक सेक्ट के पास होनी चाहिए। ये समझते हुए कि सिर्फ शिकायतों से कुछ नहीं बदलेगा, उसने फैसला किया कि अब एक्ट करने का वक्त है।
अपने डिसाइपल के कंधे पर एक मजबूत हाथ रखते हुए उसने कहा, यिन सांची, 3 दिनों में हेवनली डेमोनिक सेक्ट एक डाओ कॉन्फ्रेंस होल्ड करेगा। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव बनकर अटेंड करो। याद रखना, तुम्हारा मकसद हमारे सेक्ट की इज्जत बढ़ाना है। वो रुका और फिर जारी रखा। उसकी आवाज और गहरी हो गई। कुछ समय पहले हेवनली डेमोनिक सेक्ट के अंदर थंडर ट्रिब्यूलेशन हुई थी, जिससे बेचैनी फैल गई है। हर सेक्ट के पावर हाउसेस अपने जीनियसेस को वहां इन्वेस्टिगेट करने भेजेंगे। यिन सांची अपने मास्टर के शब्दों के पीछे का छुपा मतलब पकड़ते हुए बदले में शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हमें सबके सामने हेवनली डेमोनिक सेक्ट के डिसाइपल्स को अपने पैरों तले कुचलना होगा। एम्प्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह सुनकर सेक्ट लीडर बहुत खुश हुआ। उसका डिसाइपल सच में उसे समझता था। उसने एक्साइटेडली एक्सक्लेम किया, सही, चलो देखते हैं कि वो डेमोनिक पाथ के लीडर की पोजीशन कैसे होल्ड कर पाती है जब उसके डिसाइपल्स ट्रैश हैं। जब वो हेवनली डेमोनिक सेक्ट को ह्यूमिलिएट करने की साजिश कर रहे थे, निंगतियान ने अभी अभी अपनी कल्टीवेशन स्टेबलाइज करना खत्म किया था और फॉरबिडन केव छोड़ रहा था। रास्ते में उसने सोचा कि वो कितना खुशकिस्मत रहा था। हेवनली डीमन एक स्पिरिचुअल स्टेट में था और थंडर ड्रैगन द्वारा जकड़ा हुआ था, वरना चीजें बहुत अलग तरह से खत्म हो सकती थी। कल्टीवेशन वर्ल्ड में ताकतें हमेशा टकराती रहती हैं और ऐसी सिचुएशंस दोबारा हो सकती हैं। वो अब समझ गया था कि उसे डिलिजेंटली कल्टीवेट करना होगा और जितनी जल्दी हो सके स्ट्रांग बनना होगा। वो हमेशा दूसरों पर प्रोटेक्ट करने के लिए डिपेंड नहीं कर सकता। अपनी वाइफ की सलाह याद करते हुए उसने खुद को और पुश करने का संकल्प लिया। तभी सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया, होस्ट फुल मून के नीचे कल्टीवेट करके भरपूर मूनलाइट ऑरा अब्सॉर्ब कर सकता है। यह सुनते ही निंगतियान तुरंत मूनलाइट क्लिफ की चोटी पर चढ़ गया और कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। इतना फोकस्ड कि उसने अपना रोप पहनने की भी जहमत नहीं की। जब वो शांति से कल्टीवेट कर रहा था, कई गुजरते हुए डिसाइपल्स ने उसे नोटिस किया। उन्होंने पेट्रियार्क को क्लिफ की चोटी पर शांति से बैठे देखा, चांदनी में नहाए हुए। ऐसे हैंडसम आदमी को अपनी बेजोड़ वाइफ के साथ बेड में लेटने के बजाय रात के आसमान के नीचे कल्टीवेट करते देखना उन्हें विस्मय में छोड़ गया। ये उसके समर्पण का साफ सबूत था। उनके लिए वो परफेक्ट मैन लग रहा था, स्ट्रॉन्ग, हैंडसम और हार्ड वर्किंग। फीमेल डिसाइपल्स खास तौर पर मोहित थीं। नॉर्मल हैंडसम आदमी लेजी होते हैं, एक फुसफुसाई, लेकिन पेट्रियार्क अलग हैं। उनकी तारीफ जंगल की आग की तरह फैल गई। पास के मेल डिसाइपल्स जलन महसूस करते हुए खड़े हो गए और एक स्वर में डिक्लेयर किया, अगर पेट्रियार्क इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम पीछे नहीं रह सकते। वो बैठ गए और वहीं कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, उन लड़कियों का अटेंशन पाने की उम्मीद में जो हार्ड वर्किंग आदमियों को एडमायर करती थीं। जो कुछ डिसाइपल्स के कल्टीवेट करने से शुरू हुआ था, वो जल्द ही एक ग्रुप में बदल गया। ज्यादा से ज्यादा डिसाइपल्स इकट्ठा हुए और निंगतियान के एग्जाम्पल से इंस्पायर होकर चांदनी के नीचे मेडिटेट करने लगे। फिर सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आई, आपने गुजरते हुए डिसाइपल्स को शॉक किया और उन्हें कल्टीवेट करने के लिए मोटिवेट किया। रिवॉर्ड 10-fold मूनलाइट ऑरा एब्जॉर्प्शन स्पीड। निंगतियांग सरप्राइज था। उसने नोटिस भी नहीं किया था कि लोग उसे देख रहे हैं और उसे समझ नहीं आया कि उसने उन्हें इंप्रेस करने के लिए क्या किया। फिर भी उसने नई एबिलिटी एक्टिवेट की। जो स्पिरिचुअल ऑरा वो एब्जॉर्ब कर रहा था वो ड्रामेटिकली तेज हो गई। ये इतनी घनी हो गई कि उसके आसपास विजिबल व्हाइट स्पार्क्स बनने लगे, जिसने इकट्ठा हुए डिसाइपल्स को एक बार फिर हैरान कर दिया। अब तक मूनलाइट क्लिफ के सामने कल्टीवेट करने वाले डिसाइपल्स की तादाद काफी बढ़ गई थी। एक बाहरी इंसान के लिए ये सेक्ट का एक ऑफिशियल कल्टीवेशन ग्राउंड लग रहा होता। उसी पल ग्रेट एल्डर वहां से गुजरे। इस अनयूजुअल सीन से कंफ्यूज होकर वो चुपचाप एक पास के डिसाइपल के पास गए और दबी आवाज में पूछा कि क्या हो रहा है। डिसाइपल ने वापस फुसफुसाया, प्लीज धीरे बोलिए, आप पेट्रियार्क को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो क्लिफ की चोटी पर कल्टीवेट कर रहे हैं। ग्रेट एल्डर हैरान थे, 100 से ज्यादा डिसाइपल्स यहाँ एक साथ कैसे इकट्ठे हो गए। निंगतियान हालांकि हर चीज से अनजान था। वो पूरी तरह फोकस था, अपनी नई स्पीड से खुश था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो स्पिरिचुअल पर्ल यूज करे तो वो और कितनी तेज कल्टीवेट कर सकता है। उसे बाहर निकालते हुए उसने कल्टीवेशन दोबारा शुरू की और ऑरा का एब्जॉर्प्शन इतना जबरदस्त रूप से बढ़ा कि उसने तुरंत सेकंड स्टार ऑफ द स्पिरिचुअल रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया। वो बहुत खुश था। इस रफ्तार से उसने एस्टिमेट किया कि वो 2 महीने के अंदर अर्थ किंग रेल्म तक पहुंच सकता है। बेहद घनी स्पिरिचुअल और मूनलाइट ऑरा का एब्जॉर्प्शन करते हुए उसका नजारा उसे इस आसमान से उतरता हुआ एक देवता जैसा दिखा रहा था। डिसाइपल्स और ग्रेट एल्डर दोनों स्टंट थे। एब्जॉर्प्शन का ये लेवल सिंपली नॉर्मल नहीं था। फिर सिस्टम ने नोटिफाई किया, आपने सभी डिसाइपल्स और ग्रेट एल्डर को शॉक कर दिया। रिवॉर्ड फेथ कल्टीवेशन। फेथ कल्टीवेशन, जब फॉलोअर्स एक साथ कल्टीवेट करते हुए घेरे हों तो उनकी कल्टीवेशन स्पीड डबल हो जाती है। होस्ट को फॉलोअर्स द्वारा कल्टीवेट की गई स्पिरिचुअल ऑरा का एक हिस्सा मिलता है। निंगतियान खुश था। उसने तुरंत इस टेक्निक का पोटेंशियल समझ लिया। ये ऐसी जगह के लिए परफेक्ट थी। ना सिर्फ उसके पास पहले से ही कई फॉलोअर्स थे, बल्कि अगर एक पावरफुल कल्टीवेटर उसका फॉलोअर बन जाए तो वो और भी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा हासिल कर सकता है।
जब वो इसके बारे में सोच रहा था, उसने ग्रेट एल्डर को भीड़ में खड़े नोटिस किया। बिना हिचकिचाए वो क्लिफ से नीचे कूदा और रिस्पेक्टफुली उनके सामने झुक गया। ग्रेट एल्डर, आज रात चांदनी खास तौर पर चमकीली है और ऑरा भरपूर है। हम साथ में कल्टीवेट क्यों नहीं करते? हमें शायद काफी फायदा हो। ग्रेट एल्डर मना करने ही वाले थे। उनके पास दूसरे काम थे और उन्हें चांदनी में कुछ खास नहीं दिखा। लेकिन तभी कुछ डिसाइपल्स एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगी, मैंने अभी ब्रेक थ्रू किया। मैंने भी। पेट्रियार्क सबसे कूल है। इसने ग्रेट एल्डर को चौंका दिया। कुछ ब्रेक थ्रूज नॉर्मल होते, लेकिन एक साथ 5 या 10 साफ तौर पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। अपनी लंबी दाढ़ी को सोच समझकर सहलाते हुए उन्होंने कहा, चूंकि पेट्रियार्क ने मुझे इतने प्यार से इनवाइट किया है, मैं मना नहीं कर सकता। वो बैठ गए और कल्टीवेट करना शुरू किया, ये जानने के लिए क्यूरियस कि आखिर हो क्या रहा है। लगभग तुरंत ही उन्होंने महसूस किया उनकी स्पिरिचुअल ऑरा एब्जॉर्प्शन स्पीड डबल हो गई थी। डबल ऑरा एब्जॉर्प्शन, उन्होंने एक्सक्लेम किया। पेट्रियार्क सच में सबसे कूल हैं। उनके होते हुए हेवन ने हमारे सेट को ब्लेस किया है। वो बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे थे। अगर सारे डिसाइपल्स पेट्रियार्क की मदद से डबल स्पीड पर कल्टीवेट कर सकें, तो हेवनली डिमोनिक सेट की स्ट्रेंथ अकल्पनीय ऊंचाइयों तक बढ़ जाएगी। बस ऐसे ही ग्रेट एल्डर निंग तियान पेट्रियार्क के फॉलोअर्स में से एक बन गए और साथ मिलकर उन्होंने फुल मून के नीचे कल्टीवेट करना जारी रखा। हेवनली डिमोनिक पैलेस में सभी एल्डर्स ने एक स्वर में एम्प्रेस को ग्रीट किया। हालांकि एम्प्रेस, जो ऊंचे सिंहासन पर बैठी थी, उनकी आंखें बंद थी, मानो वो अभी भी किसी का इंतजार कर रही हो। अगले पल ग्रेट एल्डर अंदर भागे, देर से आने के लिए माफी मांगते हुए। एम्प्रेस इतनी छोटी सोच की नहीं थी कि किसी को बिना एक्सप्लेन करने का मौका दिए सजा दे, तो उन्होंने शांति से पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? वो एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर सच सच जवाब दिया, एम्प्रेस, मैं पेट्रिया को मूनलाइट क्लिफ पर कल्टीवेट करने के लिए फॉलो कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसमें इतना खो जाऊंगा और इसलिए मुझे देर हो गई। ये सुनकर सारे एल्डर्स शक से देखने लगे। भले ही तुम झूठ बोलना चाहते हो, क्या तुम कोई बेहतर बहाना नहीं सोच सकते थे? एक एल्डर ने तो पूछ भी लिया, तुम जैसा एक एक्सपर्ट पेट्रिया के साथ कल्टीवेट क्यों करेगा, जो अभी तक अर्थ किंग रेल्म तक भी नहीं पहुंचा है? इस पर ग्रेट एल्डर ने मूनलाइट क्लिफ पर जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। उनका एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद एम्प्रेस ने उस मामले पर और कुछ नहीं कहा और इसके बजाय मौजूदा काम की तरफ मुड़ी। दाव कॉन्फ्रेंस जल्द शुरू होगी। उस वक्त अनगिनत जीनियसेस हमारे सेट में आएंगे। हालांकि ये एक फ्रेंडली एक्सचेंज होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हेवनली डिमोनिक सेक्ट के डिसाइपल्स पीछे रहें। एल्डर्स, क्या आप समझते हैं क्या किया जाना चाहिए? सारे एल्डर्स ने एक स्वर में जवाब दिया, जी। 3 दिन बाद दुनिया के चारों कोनों से कल्टीवेटर्स हर दिशा से हेवनली डिमोनिक सेक्ट पहुंच रहे थे। लगभग हर सेक्ट ने अपने बेस्ट डिसाइपल्स भेजे थे। हेवनली डिमोनिक सेक्ट के डिसाइपल्स, जिन्हें गेस्ट्स को रिसीव और गाइड करने के लिए असाइन किया गया था, वो पार्टिसिपेंट्स की भारी संख्या से ओवरवेल्म्ड थे। उनमें से कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस बार इतने लोग क्यों आए हैं। यहाँ तक कि मशहूर 3 ग्रेट डिमोनिक प्रोडिजीज भी मौजूद थे। तीनों में से पहला था लिंगो, हेवन सोरिंग सेक्ट का यंग मास्टर, और जीनियस, जो शांति से खड़ा था, मानो आसपास की किसी चीज से उस पर कोई असर ना हो रहा हो। दूसरा शैडो डिमोनिक सेक्ट का चीफ डिसाइपल यिन सांची, जो अपनी सवारी एक थंडर नेदर बर्ड पर आया था। हालांकि वो एक नाजुक लड़की की तरह खूबसूरत और हार्मलेस दिखता था, लेकिन उसकी रेपुटेशन डरावनी थी। उसने एक बार अकेले पूरे गांव का कत्लेआम कर दिया था, एक जहरीले सांप जितना जानलेवा। तीसरी थी याओई होली लैंड की सेंट। उसे यहाँ देखना शॉकिंग था, खास तौर पर यह देखते हुए कि याओई होली लैंड ने एम्प्रेस की शादी तक अटेंड नहीं की थी। एक हेवनली डिमोनिक सेक्ट के डिसाइपल ने तीनों को ग्रीट किया और उन्हें कॉन्फ्रेंस स्टेज तक एस्कॉर्ट करने का ऑफर किया। लेकिन इससे पहले कि वो जा पाते, याओई की सेंट ने क्यूरियसली पूछा, सीनियर ब्रदर, मैंने दूर से क्लिफ पर कई डिसाइपल्स को कल्टीवेट करते देखा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके सेट का कौन सा प्रोडिजी उस क्लिफ की चोटी पर है? डिसाइपल ने ईमानदारी से जवाब दिया, ओह, वो हमारे पेट्रियार्क हैं, वो उन्हें लीड कर रहे हैं। तीनों में से किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने मान लिया कि ये सिर्फ एक दिखावा है, पेट्रियार्क को असलियत से ज्यादा काबिल दिखाने की कोशिश। लेकिन हेवनली डिमोनिक डिसाइपल को बुरा नहीं लगा। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसके साथी डिसाइपल्स एक के बाद एक ब्रेक थ्रू कर रहे थे, तो वो बस मुस्कुराया, सोचते हुए, जिसको पता है उसको पता है। कॉन्फ्रेंस स्टेज पर डाओ कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली शुरू हुई। इस वक्त ग्रेट माउंटेन सेक्ट का एक जीनियस, जो बॉडी कल्टीवेशन के लिए मशहूर था, एक कमजोर दिखने वाले हेवनली डिमोनिक सेक्ट डिसाइपल को ताकत की परीक्षा के लिए चैलेंज कर रहा था। अपनी मस्कुलर फिजिक के साथ चैलेंजर ने एक चट्टान को मुक्का मारा, उसमें एक बड़ा छेद करते हुए। अपने डिस्प्ले पर गर्व करते हुए उसने अपने मसल्स फ्लेक्स किए और अपने अपोनेंट को अगला वार करने का इशारा किया। जो उसने आगे देखा, उसने उसे रियलिटी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। वो कमजोर दिखने वाला हेवनली डिमोनिक डिसाइपल ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और पलक झपकते ही एक रियल गीगा चैट में बदल गया, एक ही मुक्के से पूरे बोल्डर को चकनाचूर करते हुए। ग्रेट माउंटेन सेक्ट कर खुद को गीगा चैट कहने वाला वहां सन खड़ा था।
ग्रेट एल्डर गर्व से चमक उठे। हमारे डिसाइपल्स एलीट्स हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में पक्का टोटल विक्ट्री हासिल करेंगे। लेकिन उनके पीछे सबसे ऊंची पोजीशन पर बैठी एम्प्रेस ने उन्हें शांति से याद दिलाया, सेलिब्रेट करने के लिए अभी बहुत जल्दी है। 3 सबसे खतरनाक अपोनेंट्स अभी स्टेज पर नहीं आए हैं। उसी पल शैडो डिमोनिक सेक्ट का प्रोडिजी यिन सांची चैलेंजर स्टेज पर कूदा। एक विद्वान के हाव भाव के साथ उसने सुनाना शुरू किया। कुछ लोग स्वॉर्ड डाओ के जरिए कल्टीवेट करते हैं, दूसरे म्यूजिक डाओ के जरिए। डाओ के हर रास्ते का अपना कैरेक्टर है, लेकिन मुझे यिन सांची को उनमें से किसी की परवाह नहीं है। आज हम इस बारे में बात करते हैं, डाओ क्या है। ये एक ऐसा सवाल था जो हजारों सालों से अनसुलझा रहा है। यिन सांची को यकीन था कि ये हेवनली डेमोनिक सेक्ट को उलझन में डाल देगा। आखिरकार डाओ को हर व्यक्ति अलग तरह से समझता है, शायद ही कभी 2 लोग इसे एक ही तरह से समझते हों। ये एक दार्शनिक जाल था और यिन सांची को यकीन था कि कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे सकता। उसकी जीत पक्की थी। जैसा एक्सपेक्टेड था, हेवनली डेमोनिक सेक्ट के एल्डर्स पैनिक करने लगे। ये मुसीबत होगी, एक बड़बड़ाया। एक और ने तो यह भी सुझाव दिया कि यिन सांची को मुसीबत खड़ी करने के लिए स्टेज से नीचे फेंक देना चाहिए, लेकिन ग्रेट एल्डर ने जल्दी से उसे रोक दिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी और भी ज्यादा नाक कट जाएगी, उन्होंने कहा। और शैडो डेमोनिक सेक्ट बिल्कुल यही चाहता है। हेवनली डेमोनिक सेक्ट और शैडो डेमोनिक सेक्ट हमेशा से राइवल्स रहे थे। कोई भी देख सकता था कि यिन सांची के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। जैसे ही घबराहट बढ़ने लगी और कुछ एल्डर्स चुपचाप हार मानने के बारे में सोचने लगे ताकि और बेइज्जती ना हो, निंग तियान, जो एक तरफ आलस से लेटा हुआ सेब खा रहा था, अचानक जोर से पूछा, इतने सिंपल सवाल पर सब पैनिक क्यों कर रहे हैं? वो एम्प्रेस की तरफ मुड़ा और लापरवाही से पूछा, क्या शैडो डेमोनिक सेक्ट के सारे डिसाइपल्स इस लड़के की तरह लड़कियों जैसे हैं? ये कल्टीवेटर से ज्यादा आदमियों के कपड़ों में एक औरत लग रही है। ये सुनकर स्टेज पर खड़े यिन सांची को कड़वाहट महसूस हुई। उसे औरत कहलाना किसी भी चीज से ज्यादा नापसंद था, लेकिन जब उसने नोटिस किया कि जिसने उसकी बेइज्जती की है वो एम्प्रेस के इतना करीब बैठा है, तो उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि ये शायद वो मशहूर और रहस्यमयी पेट्रियार्क है। उसने अपने गुस्से को दबाने का फैसला किया, कम से कम थोड़ा सा। उसने ठंडेपन से जारी रखा, तो क्या पूरे हेवनली डेमोनिक सेक्ट में कोई नहीं है जो मेरे सवाल का जवाब दे सके? इविल मिंग टियान ने तुरंत जवाब दिया, बहना, क्या इतना सिंपल सवाल डाओ कॉन्फ्रेंस में पूछने के लायक भी है? डाओ क्या है? मुझे नहीं पता तुम्हें इतने बेसिक सवाल में क्या मुश्किल लग रही है। जैसे ही उसने ये कहा, वो तुरंत अपनी सीट ऑफ ऑनर से खड़ा हुआ और स्टेज पर कूद गया, ये जताते हुए कि उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। आपको समझना होगा, हालांकि उसे पेट्रियार्क कहा जाता था, निंग तियान टेक्निकली अभी भी सेक्ट का एक डिसाइपल ही था। उसका टाइटल ऑनररी था, बिल्कुल यावी होली लैंड में सेंट के टाइटल की तरह। इसलिए वो दूसरे सेक्ट्स के डिसाइपल्स के साथ कंपीट करने के लिए योग्य था। उसी पल हेवनली डेमोनिक सेक्ट के सारे डिसाइपल्स खुशी से चिल्लाने लगे। चूंकि खुद पेट्रियार्क ने चैलेंज लिया था, उन्हें यकीन था कि पक्का कुछ शॉकिंग होने वाला है, जैसा कि हमेशा होता था। जहां तक एल्डर्स की बात थी, उन्हें इतना भरोसा नहीं था। वो आपस में फुसफुसा रहे थे, ये सोच करके क्या पेट्रियार्क सच में इतने गहरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। यहां तक कि एम्प्रेस भी चुपचाप सोच रही थी, अगर कोई सच में डाओ को समझ ले थोड़ा सा भी, तो वो शायद बिना और कल्टीवेट किए तुरंत ब्रेक थ्रू कर सकता है। बाकी के 2 डेमोनिक प्रोडिजीज हालांकि अलग सोच रहे थे। उनका मानना था कि इतने रहस्यमय सवाल को सिंपल बताकर खारिज करना बेवकूफी है। पेट्रियार्क को अब अपने सामने खड़ा देखकर यिन सांची हक्का बक्का रह गया। ये इतना शांत है, क्या इसके पास सच में जवाब हो सकता है? उसने सोचा, नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने ये सवाल खास तौर पर तैयार करने में इतना वक्त लगाया है क्योंकि इसका जवाब देना अलभग नामुमकिन है। कोई स्पिरिचुअल रेल्म का बेवकूफ भला कैसे जवाब दे सकता है? खुद को शांत करने के बाद उसने मजाक उड़ाते हुए निंग तियान से कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम बस एक कमजोर हो। क्या हेवनली डेमोनिक सेक्ट सच में इतनी जल्दबाजी करने का इरादा रखती है कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देने भेज दिया? निंग तियान ने शांति से जवाब दिया, कुछ चीजें उम्र या कल्टीवेशन लेवल से तय नहीं होती। खैर, मैं तुम्हें बताता हूं कि डाओ क्या है। डाओ निराकार, बेआवाज और गंधहीन है। ये विशाल है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, फिर भी इतना छोटा है कि कोई जगह नहीं घेरता। ये वो कॉस्मिक लॉ है जो आसमान और धरती को बनाता है और वजूद में हर चीज को चलाता है। हेवनली डेमोनिक सेक्ट के डिसाइपल्स फिर से एक साथ चिल्लाने लगे कि पेट्रियार्क सबसे कूल है। हालांकि उनमें से बहुत कम को समझ आया कि उसने अभी क्या कहा। उनका मानना था कि ये आम समझ के लिए बहुत गहरा है। उनमें से ज्यादातर पहले से ही उसके लॉयल फॉलोअर्स थे और इसने उनके विस्मय को और गहरा कर दिया। लेकिन यिन सांची को यकीन नहीं हुआ। वो पलट कर बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ भी ऐसा बोलकर बच निकलोगे? निंग तियान थोड़ा परेशान था। इस लड़के को बेवकूफ बनाना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। फिर भी उसने जवाब दिया, अज्ञानी मत बनो, मुझे इसे ऐसे समझाने दो कि तुम्हारा छोटा सा दिमाग भी समझ सके। ध्यान से सुनो, ऐसा लेसन दोबारा नहीं मिलेगा। उसने जारी रखा, 3000 पाथ्स हैं, हर एक की अपनी अनोखी समझ है। स्वॉर्ड दाव का एग्जाम्पल लो, ये स्वॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करता है।
तलवार की किसी की अपनी निजी समझ। अगर एक स्वॉर्ड्समैन सच में स्वॉर्ड इंटेंट को समझ लेता है तो हम कहते हैं कि उसने स्वॉर्ड दाव को पा लिया है। इस तुलना से दाव क्या है? ये बस वो रास्ता है जिसे तुम चुनते हो। 3000 पाथ्स में से जब तुम किसी एक को कल्टीवेट करने में कामयाब होते हो तो दाव पहले से ही तुम्हारे दिल में है, वरना तुम कल्टीवेशन में सफल ही कैसे होते। ये सुनकर कई डिसाइपल्स को, खासतौर पर हेवनली डिमोनिक सेक्ट वालों को, अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें एहसास हुआ कि अनगिनत दाव्स हैं, हर एक यूनिक, और सबसे जरूरी वो है जिसे उन्होंने चुना है। कुछ के डाउट्स क्लियर हो गए, दूसरे तो मौके पर ही ब्रेक थ्रू कर गए। यिन सन ची निंग टियन की एक्सप्लेनेशन को गलत साबित करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। ठीक वहीं स्टेज पर उसकी समझ को बांधने वाली बेड़ियां टूट गईं और उसने एक नए रेल्म में एंटर किया। वो स्पीचलेस खड़ा था। तुम ये दावा नहीं कर सकते कि तुम एंजॉय नहीं कर रहे जब तुम्हें चरम सुख मिल रहा हो, उसने कड़वाहट से सोचा। उसके पास हार मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वो नीचे उतरा उसने एक स्पिरिचुअल वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। प्लान फेल हो गया है, सेक्ट लीडर को अब खुद एक्ट करना होगा। लेकिन फिर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा हल्का हो गया। तो क्या हुआ अगर तुमने जवाब दे दिया? चाहे कुछ भी हो, आज तुम्हारे सेक्ट को भारी नुकसान उठाना ही पड़ेगा। जो हुआ उसे देखकर ग्रेट एल्डर सन्न रह गए। वो अब इस बच्चे की लिमिट नहीं समझ पा रहे थे। एक बार उसके एक सेंटेंस ने अनगिनत टैलेंट्स के दिलों को हिला दिया था। अब उसने फिर से एक ही विचार से सारी उलझन दूर कर दी थी। उसकी अकलमंदी आखिर कितनी गहरी है। यहाँ तक कि याओई होली लैंड की सेंट ने भी अब चुपचाप मान लिया कि यह आदमी सच में उस लेजेंडरी पैट्रियार्क कहलाने के लायक है। कोई ऐसा जिसने कई जीनियसेस के हार्ट दाव को चकनाचूर कर दिया था। उसी पल सिस्टम से एक नोटिफिकेशन निंग टियन के दिमाग में गूंजी। आपने वहां मौजूद सभी को शॉक कर दिया है। रिवॉर्ड स्किल कार्ड ग्रेट एम्परर स्ट्राइक। इफेक्ट, एक ऐसा वार अनलीश करें जो पीक इमॉर्टल एम्परर के बराबर हो। सिंगल यूज ओनली। एक्टिवेशन के बाद कार्ड गायब हो जाएगा। निंग टियन खुशी से मर गया। वो जानता था कि फ्यूचर में अगर उसका सामना किसी पावरफुल दुश्मन से हुआ तो ये एक लाइफ सेविंग मूव होगा। वो बस बहुत खुश था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी लापरवाही भरी बकवास इन सो कॉल्ड जीनियसेस के दिलों को हिला देगी। इन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, उसने घमंड से सोचा। उसे पता नहीं था कि दाव इतना रहस्यमयी है कि दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश में भी उसके शब्दों में सच्चाई थी। कई जीनियसेस ने असल में अपनी दाव अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर ली थी। कुछ ने तो ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। जहां तक निंग टियन की बात थी, वो अभी भी मानता था कि वो सिर्फ लोगों को ठग रहा है, और इसलिए विडंबना देखिए, उसने बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं किया। इससे पहले कि निंग टियन अपनी सीट पर वापस जा पाता, एक और प्रोडिजी लिंगो स्टेज पर कूद गया। मैं स्वॉर्ड दाव पर चर्चा करना चाहता हूं, उसने ऐलान किया। बोलते हुए उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली, एक तेज स्पिरिचुअल ऑरा अनलीश करते हुए जो इतनी इंटेंस थी कि उसने जमीन पर निशान डाल दिए। देखने वाले हाफ गए। पता चला कि वो एक ट्रेजर वेपन चला रहा था, एक ऐसी नायाब चीज जो इतनी कीमती थी कि भीड़ में कई लोग सन्न रह गए। साफ था कि उसका सेक्ट उसकी बहुत कद्र करता है। आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में वेपन्स को आमतौर पर 5 ग्रेड्स में बांटा गया है: मैजिक वेपन, स्पिरिचुअल वेपन, ट्रेजर वेपन, इमॉर्टल वेपन और आर्टिफैक्ट। इसके आगे भी ग्रेड्स होने की अफवाहें हैं, लेकिन किसी ने कभी ऐसे वेपन्स नहीं देखे। लिंगो की मेहनत देखकर निंग टियन उसका चैलेंज कैसे मना कर सकता था। इसके अलावा वो एक नई स्वॉर्ड मार्शल आर्ट टेस्ट करने के लिए बेताब था, जो उसे हाल ही में मूनलाइट क्लिफ पर दूसरे डिसाइपल्स के साथ कल्टीवेट करते हुए सिस्टम से मिली थी। जब लिंगो ने देखा कि निंग टियन ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन स्वॉर्ड नहीं निकाली, तो वो कंफ्यूज्ड था। पैट्रियार्क, आपके पास स्वॉर्ड क्यों नहीं है? अगर आपके पास नहीं है तो हम स्वॉर्ड दाव पर डिस्कस कैसे कर सकते हैं? निंग टियन ने शांति से जवाब दिया, मेरे पास नहीं है। हालांकि उसके पास कोई फिजिकल स्वॉर्ड नहीं थी। उसने अपना हाथ उठाया और गड़गड़ाती हुई स्पिरिचुअल ऑरा बाहर उमड़ पड़ी, एक स्वॉर्ड के फॉर्म में कंडेंस होते हुए। हेवनली डेमोनिक सेक्ट के सारे डिसाइपल सन्न थे। कुछ तो उसे अपनी लाइफ बाउंड स्वॉर्ड्स ऑफर करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने जो देखा वो उम्मीद से परे था। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले ही पल बिजली की तलवार एक ड्रैगन में बदल गई, आसमान में उड़ते हुए, डिवाइन माइट के साथ कड़कड़ाते हुए। लिंगो की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने उस मेजेस्टिक स्वॉर्ड इंटेंट ड्रैगन को देखा। उसी पल उसे उनके बीच के फासले का एहसास हो गया। इसकी स्वॉर्ड्समैनशिप ये कंप्लीट परफेक्शन के लेवल पर है। जो स्वॉर्ड इंटेंट मैंने मास्टर किया है वो इसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। सच में कोई ना कोई हमेशा स्ट्रॉन्गर होता ही है। उसने रिस्पेक्टफुली अपनी स्वॉर्ड नीचे करने से पहले सोचा, पेट्रियार्क, मैं हार मानता हूं। जैसे ही लिंगो स्टेज से नीचे उतरा, निंग टियन यावे सेक्ट की सेंट की तरफ मुड़ा। सेंटिस, क्या तुम भी मुझे चैलेंज करना चाहती हो? उसने अनएक्सपेक्टेडली पूछा। उसने अपना सिर हिलाया। आज यहां आने का मेरा मकसद किसी को चैलेंज करना नहीं है। इससे पहले कि वो आगे एक्सप्लेन कर पाती, एक अनजान ओरिजिन का ओवरवेलमिंग प्रेशर सेक्ट पर उतरा। प्रेशर इतना ज्यादा था कि निंग टियन तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया, 1 इंच भी हिलने में असमर्थ। यहां तक कि उसकी स्पिरिचुअल ऑरा भी सप्रेस हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह पक्का किसी इमॉर्टल एम्परर रेल्म कल्टीवेटर का काम होगा।
लेकिन कौन? उसे यकीन था कि एम्प्रेस ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तो आखिर ये कौन था? एम्प्रेस, ये देखते हुए कि उनके सारे डिसाइपल्स जमीन पर दबा दिए गए हैं, कुछ तो खून की उल्टियां भी कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक्ट करने का वक्त है। अपने हाथ की एक ग्रेसफुल मोशन के साथ उन्होंने एक जेंटल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज की, जिसने उस अननोन प्रेशर को पूरी तरह गायब कर दिया। हर कोई तुरंत आजाद हो गया। फिर वो एक सॉफ्ट लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में बोली, ओल्ड शैडो डीमन, अब जब तुम यहां हो तो एक चूहे की तरह क्यों छुप रहे हो? जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, आसमान में एक पर्पल पोर्टल बना। उसमें से शैडो डीमन सेक्ट का सेक्ट लीडर लू विंग बाहर निकला। हमारे 5 बड़े सेक्ट्स लंबे समय से तुम्हारे सेक्ट के डेमोनिक डाओ का लीडर होने से नाखुश है। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो अपनी पोजीशन हमें सौंप दो। उसकी गुस्ताखी की वजह तुरंत साफ हो गई। वो अकेला नहीं आया था, उसके पीछे थे स्नीक वेनम, पॉइजन वैली के लीडर वी येन यांग सेक्ट के सेक्ट मास्टर, लेडी स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन गेट की लीडर और सोल डिस्ट्रॉयर, डिमोनिक सोल सेक्ट के सुप्रीम एल्डर। वो सब इमॉर्टल एम्परर रेल्म कल्टिवेटर्स थे। ओल्ड शैडो डीमन को पक्का यकीन था कि पांचों के एक साथ हमला करने से एम्प्रेस के पास जवाबी हमला करने का कोई जरिया नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। निंगटियान ये सब होता देख अपनी वाइफ के लिए परेशान होने लगा। क्या वो सच में अकेले 5 इमॉर्टल एम्परर से लड़ सकती थी? तभी सिस्टम ने उसे शांति से तसल्ली दी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी वाइफ आपकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। रिकमेंडेशन, पॉपकॉर्न ढूंढिए और शो एंजॉय कीजिए। एम्प्रेस 5 पावरफुल दुश्मनों से घिरी होने के बावजूद जरा भी घबराई हुई नहीं लग रही थी। उनके लिए वो कीड़े मकोड़ों जैसे थे। आखिरकार उन्हें यूं ही सभी डीमंस का लीडर नहीं कहा जाता था। इस तरह के आमने सामने के मुकाबले असल में उन्हें एक्साइट करते थे। ओ, तुम लीडर बनना चाहते हो? क्या तुम इसके लायक हो? उन्होंने मुस्कान के साथ पूछा। मौत के सामने उनका ये अनएक्सपेक्टेड संयम देखकर सब शॉक्ड थे। 5 इमॉर्टल एम्परर साफ देख सकते थे वो उनकी नजरों में भी नहीं थे, और देख रहे डिसाइपल्स भी बता सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी कल्टीवेशन कल्पना से परे लेवल पर पहुंच गई है? वरना उन्हें कम से कम थोड़ी चिंता तो दिखानी चाहिए थी। 5 गुस्से में थे। उन्होंने एक साथ हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। अब यह साफ था, लड़ाई तो होकर रहेगी। ओल्ड सोल डिस्ट्रॉयर ने सबसे पहले एक्ट किया। उसने अपना सेक्ट ट्रेजर सोल डिस्ट्रॉइंग डायग्राम बाहर निकाला और उसमें स्पिरिचुअल ऑरा भर दी। अचानक अनगिनत दुखी आत्माएं कुछ कंकाल रूप में बाहर निकलीं और डिसाइपल्स की तरफ दौड़ी। हर सोल के पास कम से कम अर्थ किंग रेल्म कल्टीवेटर की पावर थी। वहां मौजूद ज्यादातर डिसाइपल्स इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ओल्ड सोल डिस्ट्रॉयर गर्व से मुस्कुराया। ये एक लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन है, उसने ऐलान किया। इसे रिफाइन करने में 9,99,900 सोल्स लगी। मैं अभी उन सबको समन नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ 3,000 भी यहां मौजूद हर डिसाइपल को मारने के लिए काफी होंगी। उसका प्लान सिंपल था। एम्प्रेस कभी अपने डिसाइपल का कत्लेआम होने नहीं देंगी। वो उन्हें बचाने की कोशिश करेंगी और ऐसा करते हुए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी। उस पल बाकी 4 इमॉर्टल एम्परर्स अपने इमॉर्टल वेपन से उन पर वार करेंगे। पक्का वो मारी जाएंगी। हजारों सोल फैंटम्स को अपनी तरफ आते देख डिसाइपल्स निराशा में गिर गए। अब उन्हें कौन बचा सकता था? आखिरकार ये बात सब जानते थे कि इमॉर्टल वेपन्स बेहद पावरफुल होते हैं। वो चलाने वाले को हायर कल्टीवेशन रेल्म्स वालों को हराने की भी ताकत देते हैं। अगर 5 इमॉर्टल एम्परर्स ऐसे वेपन्स लाए थे तो एम्प्रेस भी शायद सच में खतरे में थी। उस डरावने ख्याल ने सबको और भी ज्यादा बेबस महसूस कराया। स्टेज पर निंगटियान भी गहरी सोच में था। उसने अपने नए मिले ग्रेट एम्परर स्ट्राइक कार्ड को यूज करने के बारे में सोचा, लेकिन शायद वो भी सारी सोल्स को खत्म करने के लिए काफी ना हो और फिर वो बाकियों के हाथों पक्का मारा जाएगा। तभी सिस्टम ने उसे फिर नोटिफाई किया। आपकी थंडर ट्रिब्यूलेशन स्पिरिचुअल ऑरा सोल डिस्ट्रॉइंग टेक्निक को काबू कर सकती है। इसे यूज करने से आपकी स्पिरिचुअल पर्ल भी एम्पावर होगी। यह सुनकर निंगटियान बहुत खुश हुआ और यहां तक कि खुद सोल डिस्ट्रॉइंग डायग्राम को हथियाने का सोचने लगा। अगर मैं इस वेपन और उन सारी ग्रीविंग सोल्स को स्टील और रिफाइन कर सकूं तो मेरी स्पिरिचुअल पर्ल और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। एम्प्रेस दूसरी तरफ हमेशा की तरह शांत थी। असल में वो इस बात से अम्यूज्ड भी थीं कि वो सिर्फ इसलिए इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उनके पास एक लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन था। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सरकास्टिक होकर कहा, ओ, एक लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन, लगता है तुम लोग काफी लंबे समय से बड़ी सावधानी से तैयारी कर रहे हो। उनकी सरकाज़म को अपनी ताकत की स्वीकृति समझकर ओल्ड शैडो डीमन ने गर्व से जवाब दिया, बिल्कुल, तुम्हें हराने के लिए हम में से हर एक ने एक इमॉर्टल वेपन तैयार किया है। चलो देखते हैं कि क्या तुम अब हमारा मुकाबला कर सकती हो। हालांकि उसका घमंड ज्यादा देर नहीं टिका। अगले ही पल डीमन एम्प्रेस ने अपनी स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज की। उनकी पावर इतनी ओवरवेलमिंग थी कि आसमान का रंग भी बदल गया, एक खून जैसे लाल पूल में बदल गया जो उनकी भारी खून की महक वाली ऑरा से भरा था। इस लाल आसमान के बीच फ्लोट करते हुए वो मौत की देवी जैसी लग रही थी जो इंसानों के खून की प्यासी हों। उन्होंने ठंडेपन से पूछा,
एक 7 स्टार इमॉर्टल एम्परर और 4 मामूली 3 स्टार इमॉर्टल एम्परर्स मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि तुम कितनी देर टिकोगे। इस डरावने नज़ारे ने 5 इमॉर्टल एम्परर्स को डर के मारे जमा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ये कल्टीवेशन की चोटी पर बैठे किसी इंसान की पावर है, एक 9 स्टार इमॉर्टल एम्परर। अब तक कोई भी जाना माना कल्टीवेटर उस रेल्म से आगे नहीं गया था। बाकी 4 एम्परर्स ओल्ड शैडो डीमन की तरफ मुड़े और डिमांड की, यहाँ आने से पहले तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया? ओल्ड शैडो डीमन, जो अब साफ तौर पर हिल चुका था, ने जवाब दिया, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि हमने अपना कदम उठा लिया है, हमें सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए। हमारे पास अभी भी एक मौका है। इसके साथ उसने एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर को ऑर्डर दिया कि वो 3000 ग्रीविंग सोल्स को बाकी सेक्ट पर अनलीश करे, जबकि वो सब मिलकर एम्प्रेस पर हमला करेंगे। एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर ने सिर हिलाया और तुरंत कमांड दिया, 3000 सोल्स मार डालो। फिर 5 इमॉर्टल एम्परर्स ने अपनी पूरी पावर अनलीश करते हुए एम्प्रेस की तरफ चार्ज किया। इसी बीच हेवनली डेमोनिक सेक्ट के एल्डर्स एक मुश्किल सिचुएशन में थे। वो समझ गए थे कि उन्हें आसपास के डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीविंग सोल्स को खत्म करना होगा, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थीं और डिसाइपल्स के अकेले हैंडल करने के लिए बहुत पावरफुल थीं। ग्रेट एल्डर चिल्लाए, एल्डर्स मेरे पीछे आओ, इन सोल्स को मार डालो। बाकी एल्डर्स ने एक स्वर में जवाब दिया, जी। लेकिन इससे पहले कि वो एक्शन ले पाते, उन्होंने निंग टियान के हाथ से सुनहरी बिजली का एक धमाका देखा, जिसने तुरंत कई ग्रीविंग सोल्स को ऐसे राख कर दिया जैसे वो कुछ थी ही नहीं। फिर शांत कॉन्फिडेंस के साथ निंग टियान ने कहा, ओल्ड सोल डिस्ट्रॉयर की ग्रीविंग सोल्स को मुझ पर छोड़ दो। मैं उन्हें उस सोल डिस्ट्रॉइंग डायग्राम में कैद रहने के अनंत दर्द से आजाद कर दूंगा। एल्डर्स पूरी तरह शॉक्ड थे। निंग टियान सिर्फ एक 2nd स्टार स्पिरिचुअल रेल्म कल्टीवेटर था, फिर भी उसने अर्थ किंग रेल्म लेवल के बींग्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यह कैसे हो सकता है? तभी सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया, आपने हेवनली डेमोनिक सेक्ट के सभी एल्डर्स को शॉक कर दिया है। रिवॉर्ड, फॉर्मेशन टेक्निक, थंडर ट्रिब्यूलेशन रिस्ट्रेंट। बिना देर किए निंग टियान ने नई टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। अपनी 10-फोल्ड कॉम्प्रिहेंशन की बदौलत उसने तुरंत इसे पूरी तरह ग्रास्प कर लिया। इस नई टेक्निक के साथ वो जानता था कि ग्रीविंग सोल से निपटना अब बहुत आसान होगा। उसने तुरंत थंडर ट्रिब्यूलेशन रिस्ट्रेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट किया। एक विशाल कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल सील निंग टियान के आसपास दिखाई दी। इसने अनगिनत सुनहरी बिजलियां छोड़ी जो तेजी से बैटलफील्ड में फैल गईं, ग्रीविंग सोल्स पर गिरते हुए। थंडर ने उन्हें रिस्ट्रेन किया और उनकी स्पिरिचुअल ऑरा ब्रेन कर ली, जिसे फिर निंग टियान की स्पिरिचुअल पर्ल ने अब्सॉर्ब कर लिया। लेकिन थंडर यहीं नहीं रुका। वो एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर की तरफ बढ़ा, जो अभी भी एम्प्रेस के साथ उलझा हुआ था। उसे इलेक्ट्रिक्यूट करते हुए और सोल डिस्ट्रॉइंग डायग्राम के साथ उसका बॉन्ड तोड़ दिया। अगले ही पल सोल डिस्ट्रॉइंग डायग्राम उड़कर निंग टियान के हाथ में आ गया। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और बेशर्मी से कहा, ओल्ड मैन, 3000 सोल्स के लिए शुक्रिया। इसके साथ सारी ग्रीविंग सोल्स को या तो सच्ची आजादी मिली या सच्ची मौत, आखिरकार निंग टियान की इच्छा से रिहा होकर। इसने एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर को सच में डरा दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एम्प्रेस के अलावा कोई और उसके इमॉर्टल वेपन को जबरदस्ती रिफाइन कर सकता है। एक यंग डिसाइपल की तो बात ही छोड़ो। उसने अविश्वास में पूछा, शैडो डीमन, वो लड़का कौन है? वो कहां से आया? उसने सच में मेरे सोल डिस्ट्रॉइंग डायग्राम को मेरे ठीक सामने रिफाइन कर लिया। ओल्ड शैडो डीमन भी उतना ही स्टन्ड और बेचैन था। चीजें अब प्लान के मुताबिक नहीं हो रही थी। उसने कड़वाहट से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, वो पक्का हम सबको धोखा देने के लिए कमजोर होने का नाटक कर रहा होगा। एम्प्रेस उन्हें अपनी मौजूदगी में गप्पे लड़ाते देख खुश नहीं थी। क्या इन्हें लगता है कि ये कोई कॉमेडी शो है? उन्होंने ठंडेपन से सोचा, तुम्हारे पास पलटवार करने की भी ताकत नहीं है और फिर भी तुम्हारे पास बातें करने का वक्त है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में हिकारत भरी थी। तुम साफ तौर पर मौत को बुला रहे हो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। बिना एक और शब्द कहे उन्होंने अपनी ओवर पावर टेक्निक हेवन शैटरिंग डेमोनिक पाम से हमला किया। एक विशाल खतरनाक बैंगनी पाम मटीरियलाइज हुआ और 5 इमॉर्टल एम्परर से टकराया, उन्हें पीछे की तरफ उड़ाते हुए। वो जमीन पर गिरे, मुंह भर भर के खून की उल्टियां करते हुए। इस वार ने उन्हें बहुत बुरी हालत में छोड़ दिया। ये मानते हुए कि निंग टियन भी एक पावरफुल कल्टीवेटर है, शायद सेलेस्टियल एम्परर रियान पर भी, ओल्ड शैडो डीमन ने दबी आवाज में कोसा, हम पक्का उनके जाल में सीधे चले आए। अब जब उन दोनों ने हाथ मिला लिए हैं, हमारा इकलौता ऑप्शन है अपनी जान की बाजी लगाना, अपने मॉर्टल वेपन्स यूज करना और पहले एम्प्रेस को मारना। बाकियों से हम बाद में निपटेंगे। बाकी सब सहमत थे और तुरंत एम्प्रेस के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किया। ओल्ड शैडो डीमन ने अपना ब्लैक शैडो ब्लेड चलाया, लेडी स्कॉर्पियन ने अपना स्कॉर्पियन वेनम रिलीज किया और बाकी दोनों ने अपने वेपन से वार किया, सोल्डरिंग एज स्वॉर्ड और एक सर्पेंटाइन इमॉर्टल वेपन। एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर हालांकि अब अपना इमॉर्टल वेपन खो चुका था। निंग टियन ने उससे उसे ले लिया था, इसलिए बाकियों की मदद करने से पहले उसे वापस लेना था। उसने पहले निंग टियन की तरफ चार्ज किया। ये देखकर एम्प्रेस साफ तौर पर चिंतित हो गई।
बाकी पांचों ने गलती से निंग टियन को एक छुपा हुआ एम्परर रियाल में एक्सपर्ट समझ लिया था, लेकिन उसकी वाइफ होने के नाते वो उसे बेहतर जानती थी। वो एम्परर नहीं था, वो अभी भी सिर्फ एक स्पिरिचुअल रियाल कल्टीवेटर था। अगर उस पर उस बूढ़े आदमी का एक भी हमला लगा तो वो पक्का मारा जाएगा। गुस्से के अचानक भड़के तूफान में वो दहाड़ी, ओल्ड मैन, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। गुस्से में उन्होंने एक जबरदस्त स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज की, आने वाले सारे इमॉर्टल वेपन अटैक्स को ऐसे तोड़ते हुए जैसे वो मामूली तिनके हों। उन्होंने तुरंत बाकी बचे चारों इमॉर्टल एम्परर्स को अपनी हेवनली डिमोनिक पाम से मारा, उन्हें दूर फेंकते हुए, और अपने पति को बचाने के लिए दौड़ी। बदकिस्मती से एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर पहले ही निंग टियन तक पहुंच चुका था। साफ था कि उसने उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था। वो उसे मारने के लिए तैयार था। उस पल ना सिर्फ एम्प्रेस बल्कि हेवनली डिमोनिक सेक्ट के एल्डर्स और डिसाइपल्स को भी लगा कि निंग टियन की किस्मत पर मुहर लग चुकी है। बचने का चांस नियर जीरो था। लेकिन तभी निंग टियन ने शांति से कमांड दिया, सिस्टम यूज ग्रेट एम्परर स्ट्राइक कार्ड। पलक झपकते ही एक विशाल सुनहरा स्पिरिचुअल अवतार निंग टियन के पीछे प्रकट हुआ, जिससे एक इमॉर्टल एम्परर की ओवरवेलमिंग पावर निकल रही थी। उस पल एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर डर के मारे जम गया। वो साफ तौर पर निंग टियन से आती हुई एम्प्रेस की बराबर की ऑरा महसूस कर सकता था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो चिल्लाया, रुको, क्या? ये बच्चा तो शुरू से ही एक इमॉर्टल एम्परर था। लेकिन निंग टियन ने उसे रिएक्ट करने का कोई वक्त नहीं दिया। वो दहाड़ा, ओल्ड मैन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। विशालकाय स्पिरिचुअल अवतार ने एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर पर अपना पाम दे मारा। वो पूरी तरह मिट गया, राख तक नहीं बची। वहां मौजूद हर कोई सन्न था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि निंग टियन एक ही बार में एक इमॉर्टल एम्परर का नामो निशान मिटा देगा। एम्प्रेस, जो उसकी साइड भाग रही थी, आखिरकार उस तक पहुंची। लेकिन इससे पहले कि वो पूछ पाती कि उसने ऐसा कारनामा कैसे किया, निंग टियन ने खून की उल्टी की और गिरना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे गिरते हुए पकड़ा, उसके शरीर को अपने दो विशाल ट्रेजर माउंटेन्स पर आराम करने दिया। बेहोश होते हुए भी निंग टियन उनकी धड़कनों में परवाह साफ महसूस कर सकता था। वो सच में उनके लिए चिंतित थी। उसे बेहोश देखकर उन्होंने उसे धीरे से ग्रेट एल्डर को सौंपा, कहते हुए, मेरे पति का ख्याल रखना, वो स्पिरिचुअल एग्जॉस्शन से बेहोश हो गए हैं। फिर वो मुड़ी बाकी बचे 4 इमॉर्टल एम्परर्स का सामना करने के लिए। उनका गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा तेज जल रहा था, लेकिन वो एम्परर्स बेवकूफ नहीं थे। उन्हें एहसास हो गया कि हेवनली डिमोनिक सेक्ट कोई मामूली ताकत नहीं है। ये ऊपर से शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर डरावनी पावर छुपाए हुए है। यहाँ तक कि एक डिसाइपल भी इमॉर्टल एम्परर को मार सकता है। अब वो सिर्फ भागने के बारे में सोच सकते थे। वो हर कोई अलग दिशा में भागा, चिल्लाते हुए, भागो, हमें यहाँ से निकलना होगा। एम्प्रेस ने मजाक उड़ाया, मुझसे भागने की कोशिश? क्या तुम्हें लगता है कि ये मुमकिन भी है? उन्होंने अपना हाईएस्ट ग्रेड का लाइफ बाउंड वेपन लाइफ सीकर समन किया और एक साथ 4 तीर चलाए। अब तक उनका कोई तीर कभी नहीं चुका था। आज भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। चारों इमॉर्टल एम्परर्स में से हर एक को हवा में ही मार गिराया गया। उनकी बेजान बॉडीज आसमान से गिरी। सिर्फ ओल्ड शैडो डीमन, जिसके पास एक सीक्रेट एस्केप टेक्निक ब्लड एस्केप थी, वो स्पिरिचुअल फॉर्म में भागने में कामयाब रहा, अपनी फिजिकल बॉडी पीछे छोड़ते हुए। एम्प्रेस आमतौर पर एक शांतिप्रिय डीमन थी, जो शायद ही कभी झगड़ा शुरू करती थी और आसानी से गुस्सा नहीं होती थी। लेकिन एक बार उकसाए जाने पर सिर्फ खून की नदियां ही उनके गुस्से को शांत कर सकती थी। और आज वो अभी सेटिस्फाइड नहीं थी। वो ग्रेट एल्डर की तरफ मुड़ी और कमांड दिया, अब जब चारों सेक्ट्स के इमॉर्टल एम्परर्स मर चुके हैं, जाओ और उन्हें खत्म कर दो। बस ऐसे ही 4 बड़े डिमोनिक सेक्ट्स का कड़मा अंत हुआ। आखिरकार लड़ाई की खबर राइटियस अलायंस तक पहुंच गई। डिटेल्स सुनने पर अलायंस लॉर्ड हका बक्का रह गया। 4 सेक्ट्स बस यूं ही खत्म हो गए? उसने आह भरी, अचानक ये महसूस करते हुए कि वॉइड गॉड हेवनली पैलेस के लॉर्ड के सिक्लूजन से बाहर आने का इंतजार करने का उसका फैसला सही था, इससे पहले कि वो हेवनली डिमोनिक सेक्ट पर हमला करता, वरना शायद उसे हार का सामना करना पड़ता। किसने सोचा होगा कि एम्प्रेस लो वुई हिन इतनी डरावनी हद तक पावरफुल थी? जहां तक उसके निकम्मे पति द्वारा एक इमॉर्टल एम्परर को हराने की बात थी, उसने मान लिया कि एम्प्रेस ने उसे ऐसा करने के लिए बस कोई रेयर ट्रेजर दिया होगा। लेकिन अब एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया था। हेवनली डिमोनिक सेक्ट की शोहरत पूरे हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन में फैल गई थी। जवाब में उसने एक ऑर्डर जारी किया, ट्रेनिंग कर रहे सभी डिसाइपल्स को खबर भेज दो, अगर उनका सामना हेवनली डिमोनिक सेक्ट के मेंबर्स से हो तो उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाए। 3 दिन बाद हेवनली डिमोनिक सेक्ट के होली पूल में निंग टियान बीच में तैर रहा था। वो 3 दिनों से बेहोश था, लेकिन अब उसने हिलना शुरू किया। उसका शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा था, जैसे कि वो बिखरने वाला हो। इससे पहले कि वो हिल पाता, उसने अपने पास एक सॉफ्ट आवाज सुनी, 3 दिन हो गए हैं,
क्या तुम अभी तक नहीं जागे? चिंता मत करो निंगटियान, चाहे कितना भी वक्त लगे मैं तुम्हें जरूर जगाऊंगी। उसने आवाज पहचान ली, वो उसकी वाइफ थी। हालांकि उनकी शादी को कुछ वक्त हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ही उसे सच में एहसास हुआ था कि वो किस तरह की इंसान है। उनके ठंडे बाहरी रूप के बावजूद वो अंदर से वार्म हार्टेड थी, बिल्कुल कहावत की तरह। उनके कोमल शब्दों ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। वो बता सका था कि वो सच में केयर करती थी। और ठीक जब वो एक हार्ट वार्मिंग मोमेंट महसूस कर रहा था, उन्होंने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। मोमेंट को खराब ना करने या मिस ना करने की ठान लेने पर उसने चुप रहने और सोए रहने का नाटक करने की कसम खाई। या शायद ज्यादा ईमानदारी से कहे तो वो बस बिना पकड़े गए तांग झांक करना चाहता था। कपड़े उतारने के बाद वो पूरी तरह नग्न होकर उसके पास आई, जिसने उसे बहुत शॉक दिया। पता चला कि वो अपनी स्पेशल फिजिक, होली यांग फिजिक, जिसे सेक्रेड सन फिजिक भी कहा जाता है, का इस्तेमाल करके होली पूल के हीलिंग इफेक्ट्स को स्टिमुलेट कर सकती थी और निंगटियान की रिकवरी तेज कर सकती थी। हालांकि इसे एक्टिवेट करने के लिए उनकी स्पिरिचुअल ऑरा को उमड़ना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी वाइटैलिटी उनके शरीर पर मौजूद हर चीज को जला देती थी। इसलिए उन्हें अपने कपड़े उतारने पड़ते थे। वो पूरे वक्त यही कर रही थी जब वो बेहोश था। इस बार जैसे ही उन्होंने प्रोसेस शुरू किया, उन्होंने नोटिस किया कि निंगटियान की धड़कन तेज हो रही है। ये डरते हुए कि उसकी चोटें बिगड़ गई हैं, वो उसे एग्जामिन करने के लिए और करीब झुकी। निंगटियान हालांकि ना पकड़े जाने के लिए तैयार था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उनके डिवाइन फिगर को साफ साफ पूरी तरह एक्सपोज देखा था। वो इतनी खूबसूरत थी कि उनके शरीर का हर हिस्सा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए परफेक्टली क्राफ्टेड लगता था। पिछली बार जब वो इंटीमेट हुए थे तो वो जल्दीबाजी और गर्मी में हुआ था, इसलिए उन्हें पूरी तरह एडमायर करने का मौका नहीं मिला था। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो हेवनली ब्यूटी की मिसाल थी। वो जितना करीब आई उसके लिए सच छुपाना उतना ही मुश्किल होता गया। उनके इतने करीब होने से उसकी तलवार एक्सकैलिबर उसकी लंबी नींद से जाग गई। मानो इतना काफी नहीं था, अचानक एक नोज ब्लीड ने उसे धोखा दे दिया। एम्प्रेस को तुरंत सच्चाई का एहसास हो गया। एक बेहोश आदमी को नोज ब्लीड कैसे हो सकता है? शर्माते हुए वो शाइली मुड़ी और उसे अपने पीछे आने को कहा। रास्ते में निंगटियन ने चिढ़ाते हुए उनसे पूछा कि क्या पिछले कुछ दिनों में जब वो बेहोश था वो ठीक से सो पा रही थी। अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे बिना मेरे साइड में हुए मैं चैन से कैसे सो सकती हूँ। इसने उसे शर्म से लाल कर दिया। ऐसा लगता था कि उसका टीजिंग हमेशा किसी न किसी तरह उसी पर उल्टा पड़ जाता था। सेक्ट पहुंचने पर हर कोई, एल्डर्स और डिसाइपल्स दोनों, उसे देखकर खुश थे। वो पेट्रियार्क को उनकी रिकवरी पर ग्रीट और कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए दौड़े। कई लोगों ने उसकी तारीफ की, ये कहते हुए कि उसने सेक्ट की रेपुटेशन को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। यहां तक कि ग्रेट एल्डर भी उसके पास आए, साफ तौर पर खुश और इम्प्रेस्ड। पेट्रियार्क, आप सच में अमेजिंग है। एक इमॉर्टल एम्परर को बस यूं ही मार दिया। उसी पल सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया, आपने एरिया में मौजूद सभी को सफलतापूर्वक शॉक कर दिया है। रिवॉर्ड, आपका फेथ कल्टीवेशन का लेवल इंप्रूव हो गया है। अब से फेथ एनर्जी इकट्ठी होगी। एक बार फुल कैपेसिटी पर पहुंचने पर इसे हमले के जरिए के तौर पर यूज किया जा सकता है। इसके बाद जैसे जैसे और ज्यादा डिसाइपल्स उसे एडमायर और प्रेज करने लगे, फेथ एनर्जी धीरे धीरे इकट्ठी होने लगी। सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स की हैरान नजरों के सामने एम्प्रेस ने कुछ इमॉर्टल वेपन्स बाहर निकाले, ऐलान करते हुए, निंगटियन ने 4 सेक्ट्स के खात्मे में बहुत मदद की है और हमारा हेवनली डेमोनिक सेक्ट कभी अपने डिसाइपल्स के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता, इसलिए उसे एक इमॉर्टल वेपन से रिवॉर्ड किया जाएगा। निंगटियन, एक चुन लो। हर कोई सन्न था। ये वेपन ज्यादातर बड़े सेक्ट्स ने खानदानी धरोहर माने जाते थे, यहां तक कि एल्डर्स के पास भी शायद एक ना हो, और फिर भी एम्प्रेस निंगटियन को एक दे रही थी। हालांकि उनके लिए इमॉर्टल वेपन्स रेयर नहीं थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई पावरफुल कल्टिवेटर्स को हराया था और नेचुरली उनके वेपन्स उनके हो गए। कुछ ही दिन पहले उन्होंने 5 इमॉर्टल एम्परर्स को मारा था और उनके वेपन्स अब उनके थे। निंगटियन ने अपने सामने रखे वेपन्स को देखा। विंड ड्रैगन स्पीयर, एक लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन, आसमान में उड़ने वाले ड्रैगन की तरह खूंखार और जंगली। ब्लैक टॉर्टिस शील्ड, एक लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन, गहरा काला और दिखने में अटूट। क्रिम्सन स्काई स्वॉर्ड, एक मिडिल ग्रेड इमॉर्टल वेपन जो धधकती आग से भरा था। उसने तुरंत क्रिम्सन स्काई स्वॉर्ड को चुना। जैसे ही उसने उस पर अपना खून टपकाकर ब्लड पैक्ट परफॉर्म किया, स्वॉर्ड की चमक अचानक खत्म हो गई और वो डरावनी रफ्तार से कमजोर हो गई, एक मामूली स्पिरिचुअल वेपन से ज्यादा पावरफुल नहीं रही। कंफ्यूज्ड, निंगटियन ने एम्प्रेस की तरफ देखा। उन्होंने समझाया, क्रिम्सन स्काई स्वॉर्ड की एक यूनिक खूबी है, इसका ग्रेड इसके मास्टर की स्ट्रेंथ के साथ घटता और बढ़ता है। तुम जितने स्ट्रांग बनोगे ये उतनी स्ट्रांग बनेगी, लेकिन अगर तुम कमजोर हो तो ये भी कमजोर हो जाती है। आखिर में सब तुम पर डिपेंड करता है।
निंगटियन हक्का बक्का रह गया। उसने इस क्रिम्सन स्काई स्वॉर्ड को ये सोचकर चुना था कि ये सबसे पावरफुल है, लेकिन अब ये सबसे वीक लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि एम्प्रेस ने जानबूझकर उसे ये दी हो, ये जानते हुए कि एक पावरफुल वेपन उसकी पर्सनल ग्रोथ में रुकावट बन सकता है? शायद उन्होंने इसे बाकियों के बीच चारे की तरह रखा था, ये जानते हुए कि वो इसे ही चुनेगा क्योंकि ये सबसे पावरफुल दिख रही थी। हालांकि वो हिचकिचा रहा था, उसने उन्हें थैंक यू किया। ये फैक्ट कि इसकी कोई अपर लिमिट नहीं थी आखिर में एक्साइटिंग था। इसका मतलब था कि स्वॉर्ड उसके साथ इवॉल्व कर सकती थी और शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकती थी। उसी पल एम्प्रेस उसके पास आई और धीरे से पूछा, निंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उस दिन जब तुमने एक पल के लिए ग्रेट एम्परर लेवल पावर डिस्प्ले की थी, वो पावर कहाँ से आई थी? मैं ये बात जानती हूँ कि सिर्फ फिजिक के भरोसे एम्परर शैडो समन करना पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर निंग टेन चुप हो गया। ऐसा नहीं था कि वो एम्प्रेस पर भरोसा नहीं करता था, बात बस ये थी कि वो सिस्टम के वजूद को रिवील करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार वो खुद भी इसे मुश्किल से ही समझता था। इसने उसे क्यों चुना? इसकी ओरिजिन क्या थी? उसे डर था कि इसे रिवील करने के ऐसे अंजाम हो सकते हैं जिनके लिए वो तैयार नहीं था। अजीब तरह से उसने जवाब दिया, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, तो अभी के लिए क्या आप नहीं पूछ सकती? एम्प्रेस ये देखते हुए कि निंगटियन उन्हें मना करने में कितना रिलक्टेंट था, फिर भी सच बताने को तैयार नहीं था, समझ गई कि ये उसके लिए एक मुश्किल फैसला हो सकता है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि उसके पास शायद कोई सुप्रीम ट्रेजर है जिसे वो रिवील नहीं करना चाहता, खास तौर पर तब जब वो अभी रिलेटिवली वीक है। एक विचारशील एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने उससे कहा, भूल जाओ, चूंकि तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन हमेशा याद रखना, एक छिपा हुआ खजाना छिपा ही रहना चाहिए। बाहर हमेशा कोई ना कोई है जो तुमसे महान और ताकतवर है। ये सुनकर निंगटियन में गहरी राहत और खुशी महसूस की। वो समझ गया कि उनका भरोसा और उसके लिए कंसिडरेशन सिर्फ ऊपरी दिखावे से बहुत गहरा था। अगर कोई और होता तो शायद वो उसके खिलाफ हो जाते, उस शकिया अननोन ग्रेट ट्रेजर के लिए उससे बेरहमी से पूछताछ करते। आखिरकार अगर एक स्पिरिचुअल रेल्म कल्टीवेटर इसे यूज करके इमॉर्टल एम्परर को हरा सकता है, तो कई लोग मान लेते कि ये मिथिकल ग्रेट का ट्रेजर है, कोई ऐसी चीज जो ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट से बयां है, या कम से कम एक टॉप टियर वेपन जो दुनिया पर राज करने की ताकत दे सकता है। ज्यादातर लोग उसे ऐसी चीज अपने पास रखने कभी नहीं देते। वो खुशी से मुस्कुराया और जवाब दिया, हनी, चिंता मत करो, अगर फ्यूचर में मौका मिला तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मुझे बस नहीं पता कि वो कब होगा। उसी टाइम कोई रिपोर्ट करने आया कि याओची होली लैंड की सेंट एम्प्रेस से मिलना चाहती है। उन्होंने उन्हें मेन हॉल में लाने का ऑर्डर दिया और उनसे मिलने चली गई।